एम आई ऑडिबल? मतलब मैं धीरे धीरे बोल रही हूं, ऐसे माइक नहीं स्लो चल रहा है। आ रही आवाज परफेक्टली क्लियरली वॉइस? ओके ओके, ऑलराइट। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। आ गई हूं मैं लेक्चर नंबर 2 के साथ ऑफ आर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? यस और नो? ऑडिबल, परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल? चलो परफेक्ट, ऑल राइट देन। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो कैसे हो कैसे हो आप सभी लोग? मजे में एकदम? मजे में हो एकदम या नहीं हो? पहले जल्दी से बता दो भाई, पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? कैसी चल रही है पढ़ाई आप सभी की? एक मिनट रुको यार, मैं चैट जूम कर लूं। लगता है मेरी नजरें कमजोर हो चुकी हैं। फालतू के कामों में मेरी नजरें बहुत तेज है ना? कहाँ क्या बात हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है ना? कल कौन से कपड़े पहने थे मैंने, फिर परसों कौन से किसी और ने पहन ली, ये सब ऐसे में नजरें बहुत तेज है मेरी। ऐसे चार्ट्स देखने में नजरें धीरे होती जा रही है। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? ये मैं जिंदगी के कौन से मोड़ पे पहुंच चुकी हूँ? हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आ चुके हैं हम लेक्चर 2 ऑफ आवर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कल मैं आपको इससे रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा के गई थी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझा के गई थी, है ना? यस, परफेक्ट। तो आई होप सो आपको समझ में आया जरूर होगा। आई अनक्वाड्रेट्रियम टू यू टू ऑल ऑल्सो, है ना? बस बाकी अब क्या अनक्वाड्रेट्रियम है ना? सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके कुछ एक्सेप्शन समझेंगे, उसकी लिमिटेशन समझेंगे, बॉर्न हेबर साइकिल समझेंगे। तो 2-4 कॉन्सेप्ट आज समझ के चलेंगे, ठीक है? बिकॉज हमको इस चैप्टर को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यार देखो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जैसे कि आपका चैप्टर 2 था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वाला, ये भी लेंथी चैप्टर उसकी तरह, है ना? तो यस, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था ही, बट समझ के तो हर चीज हमें चलना ही चलना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले समझते हैं, हम लास्ट टाइम 3 वैल्यूज निकालना सीखे थे। एक थी हमारी क्यू की वैल्यू, है ना, जो कि ओवरऑल चार्ज था। एक था हमारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और एक था हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 टर्म्स हम पढ़ के गए थे। क्यू की वैल्यू क्या होती है? टोटल चार्ज जो किसी स्पीशी में प्रेजेंट होगा, है ना, प्लस जितना भी माइनस चार्ज हो और माइनस जितना भी उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। लिख देते हैं इसको, प्लस जितना भी नेगेटिव चार्ज हो और माइनस जितना भी पॉजिटिव चार्ज हो। ये हमारा क्यू की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे मैम? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड्स हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जब हम करते थे तो हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाता था। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से काम आता था, याद है किसी को? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी होमवर्क वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लेना, है ना? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से काम आता है। या तो मैम उसको आप लोन पेयर की तरह ही यूज करते हो, है ना, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं मैम। अब हमें पता है ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, सेंट्रल एटम का भी और अपने कॉर्नर एटम्स का भी। अच्छा, एक एक्सेप्शन जरूर याद रखना, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे भी, कि सेंट्रल एटम कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की ताकत होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है? यस मैम। अच्छा, अगर ये लोन पेयर के काम नहीं आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है, तो फिर हम इससे बॉन्ड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ऑफ कोर्स एक बॉन्ड तो हमने पहले ही सब में लगा दिया है, तो बॉन्ड्स मतलब या तो डबल बॉन्ड हम किसी में देंगे और या तो हम किसी में ट्रिपल बॉन्ड देंगे, ठीक है? तो ये होते हैं आपके 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है जो कि होता है हमारा फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है? हम बोल रहे हैं अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, है ना, सॉरी ये लिखा है नीचे वाला, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर दो। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये सारे जो हमारे कॉर्नर और सेंट्रल एटम है, इनमें से किसके पास जाने वाला है? क्या मतलब है मैम? फॉर्मल चार्ज देखो, पहले सुन लो, क्योंकि आपको देखो थ्योरी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इसकी डेफिनेशन रटनी है ना? इंपॉर्टेंट है इसको यूज कैसे करना है। तो पहले यूज समझो, फिर डेफिनेशन वगैरह समझेंगे हम, ठीक है? डेफिनेशन वगैरह बाद में, बाद की बात होती है। फॉर्मल चार्ज होता क्या है? आप किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मल चार्ज का मतलब ये होता है, जो भी पूरी स्पीशी में चार्ज है, जो भी किसी स्पीशी में ओवरऑल चार्ज है, वो किस एटम को हम देंगे,
ये आपको बताता है फॉर्मल चार्ज। क्या बताता है मैम फॉर्मल चार्ज? ओवरऑल स्पीशी पे जो चार्ज है, ओवरऑल स्पीशी पे जो चार्ज है वो आप किस एटम को देने वाले हो। ओवरऑल स्पीशी पे जो चार्ज है वो कहां जाएगा या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। यू कैन से जो ओवरऑल चार्ज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा एटम्स के बीच में, उसे ही हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। मतलब मैंने लिख दिया किसी पे +1 ऊपर ओवरऑल चार्ज है मान लो, ठीक है। हमने क्वेश्चन किया था NO2-, ठीक है। तो हमने NO2- का स्ट्रक्चर याद है कैसे बनाया था? अगर आपको याद हो NO2- ऐसे बना रहे थे हम, NOO या फिर NOO, याद है? और फिर -1 NO2-1 जो बना रहे थे, याद है किसी को? ये स्ट्रक्चर हम कल बना के गए थे। तो मैम ने बोला था बेटा ये डबल बॉन्ड जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है ना। हो सकता है ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ हो और हो सकता है इस ऑक्सीजन के साथ हो, दोनों ही पॉसिबल है। तो किसको डबल बॉन्ड दोगे, है ना? डबल बॉन्ड चलो दे दिया, पर ये -1 किस पे जा रहा होगा? तो असलियत में जा रहा होगा सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के पास। पर ये पता कैसे चलता है भाई? उस टाइम पे तो हमने ऐसे ओवरऑल लगा के दिखा दिया था, बट इन रियलिटी ये पता सिंगल बॉन्ड में जा रहा होता है। बट ये कैसे जा रहा होता है? ये क्या है मैम? तो ये होता है आपका फॉर्मल चार्ज, कि जो ओवरऑल चार्ज होता है NO2- में ये जो चार्ज है ये N के पास जाएगा या सिंगल बॉन्ड वाले O के पास जाएगा या डबल बॉन्ड वाले O के पास जाएगा, ये बताता है आपको फॉर्मल चार्ज, ठीक है। चलो भाई, तो मैं ये हटा देती हूँ पूरी चीजें, ये हटा देते हैं अब हम, और हम फॉर्मल चार्ज स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मैम फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज बेसिकली एक डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस बताता है हमें किसके बीच का मैम? कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो क्या बताता है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन फ्री स्टेट, यानी कि फ्री स्टेट की बात हो रही है जब वो अपने आइसोलेटेड फॉर्म में, मतलब ऐसा नहीं कि NO2- में हमने जबरदस्ती बोल दिया O में -1 है, नहीं, फ्री स्टेट में जो चार्ज है, ठीक है, उसके बीच का पहले तो डिफरेंस। और दूसरा क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर। कुछ समझ नहीं आया मैम? हमें नहीं आया समझ में? तो सुनना, ओवरऑल जो एक्चुअली में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब मान लो मैंने सल्फर में बोला कि सल्फर में तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो जो उसके एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है, आइसोलेटेड स्टेट में जो रियलिटी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो, उसमें से हम माइनस करते हैं क्या? जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लुईस स्ट्रक्चर में उसको दे दिए। समझे कि नहीं? देखो अभी हम बार बार एक बात बोल रहे हैं, कोई एक 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी नोट कर लो कहीं पे, सल्फर हमारा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बेटा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन होता है लुईस स्ट्रक्चर का। अब अगर मैं सल्फर की बात करूं तो मैम रियलिटी में सल्फर थोड़ी रखता है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। इन रियलिटी सल्फर क्या होता है? 2,6, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है आउटर मोस्ट शेल में, बट जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप 10 इलेक्ट्रॉन दे दोगे कभी कभी उसको, तो 10 इलेक्ट्रॉन कहां से है भाई? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज फॉर्मल चार्ज। और अगर ऐसे भी नहीं समझना है तो उसका फॉर्मूला समझिए। फॉर्मल चार्ज कहता है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से माइनस करिए जितने भी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है उस स्ट्रक्चर में, जिस भी एटम के लिए आप निकाल रहे हो, और उसमें से माइनस कर दीजिए जो भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2। तो V - L - B/2, क्या याद किया हमने? V वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस L लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस B बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। V - L - B/2। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अच्छा, ये आप समझ गए क्या सिग्निफिकेंस है मैम फॉर्मूला चार्ज का? बेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो आप जिसका हम कहते हैं फॉर्मूला चार्ज छोटा आ रहा है, जिसका भी फॉर्मल चार्ज छोटा आ रहा है, स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं वो स्टेबल स्ट्रक्चर है ना। अब अलग अलग हमने स्ट्रक्चर बना के देखे, जिसका फॉर्मल चार्ज सबसे कम आ रहा है हम उसको सबसे स्टेबल बोलते हैं, है ना। तो हम इस हिसाब से एक स्टेबल स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं फॉर्मल चार्ज के हेल्प से, ठीक है। चलो, तो फॉर्मल चार्ज तो समझ गए। अब हमारा जो मेन काम है हम वही करेंगे। मेन काम क्या है भाई हमारा? मैम मेन काम है हमारा, क्या है मेन काम? बकवास करना जो तुम लोग चैट बॉक्स में करते हो, हाँ वो तो नहीं है यार। तो फिर मेन काम क्या है? क्वेश्चन करना। तो चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। अब जिसे समझ में आ गया अगेन वेरी गुड, नहीं आया तो आपको पता है हम क्वेश्चन से समझेंगे ही समझेंगे। हमें बनाना है NH4 पॉजिटिव, ठीक है। पहले हम NH4 पॉजिटिव बना के देखते हैं। ऐसे एज सच फॉर्मल चार्ज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हम निकाल के देख लेंगे, चलो ठीक है। तो हमें NH4 पॉजिटिव बनाना है। इन द चैट बॉक्स क्या होगा इसका सेंट्रल एटम? चैट बॉक्स में इन द चैट बॉक्स क्या है भाई? क्या है इसका सेंट्रल एटम? What is the central atom of NH4 पॉजिटिव? चैट प्राइवेट कर दूं? कैसे करते हैं? मुझे आता ही नहीं है। चलो एक बार करके देखती हूँ। लेट्स ट्राई। क्लास 11th साइंस
एक्सप्लोर, कंटेंट, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लाइव केमिस्ट्री, कहाँ गया लाइव, रुक जाओ, हाँ आ गया लाइव, चैट प्राइवेट, सेटिंग्स, स्पीड आ रही है इसमें तो यार, चैट प्राइवेट करना ही नहीं आता यार। चलो ठीक है, वेरी गुड, आंसर सबने करेक्ट दिए। चलो रुक जाओ, अभी मैं एक बार चैट, अच्छा ऐसे तो नहीं करते चैट, नहीं इससे तो चैट रुक गई भाई, पब्लिक हटा दूं, अभी देखो हुई प्राइवेट, हो गई प्राइवेट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज एन, नाइट्रोजन एक सेंट्रल एटम होगा। सबसे इजी रीजन क्या है, हो गई, अरे यार इतना आसान था ये, इतने दिन से इसके पीछे परेशान थी मैं, हो गई ना। चलो ओके ओके ठीक है, खुश हो जाओ तुम लोग। पूजा आज ना जाके प्रसाद विसाद चढ़ा देना, एक महीने से चैट प्राइवेट के पीछे पड़े हो, चैट प्राइवेट कर दी प्राइवेट बेटा, आज तुम जाओ प्रसाद विसाद चढ़ा के आओ, इस बात पे हद कर दी थी इतने दिन से। चलो वापस आते हैं हम, NH4 पॉजिटिव बना के देखते। तो आप सभी ने सही आंसर दिया कि मैम ये जो है ये अपना सेंट्रल एटम होगा। अच्छा इसका रीजन जान लो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह भी हो सकता है, बट मेन रीजन क्या है कि मैम ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा है, ये कम नंबर में है ना, या फिर एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है, तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। चलो सेंट्रल एटम मान लिया, 4 हाइड्रोजन बना दो, तो पता ही है भाई, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, है ना। अब आपको एक बनाना होता है स्केलेटन स्ट्रक्चर, मतलब फेक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ना, जो एक्चुअली में नहीं है बट हम ऐसा सोचते हैं कि बन सकता है। अच्छा ये स्ट्रक्चर सही हो भी सकता है, जो आप स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हो सकता है वो सही हो, इट माइट बी पॉसिबल वो सही हो, ठीक है मैम। तो ये बन गया आपके 4 सिंगल बॉन्ड। चलो अब फटाफट से वैल्यूज निकाल लूं, क्यू की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ओवरऑल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, है ना, कॉमा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, सॉरी प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ओवरऑल पे प्लस चार्ज लगा है, यानी कि अच्छा 4 टाइम हाइड्रोजन है और माइनस का 1, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, 9 - 1 8, क्यू की वैल्यू 8 आ गई, है ना, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट आता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये कैसे आता है मैम, 2 इंटू जितने भी बॉन्ड्स हो, है ना, तो 2 इंटू 4 ये भी आ गई 8 वैल्यू। अच्छा ये तो थोड़ा देखो अलग केस हो गया, लोन पेयर कितना आएगा, 8 - 8 0, इसमें लोन पेयर है ही नहीं, और क्या होते हैं रियलिटी में, हो ही नहीं सकते थे। हाइड्रोजन थोड़ी लोन पेयर बनाता है, हाइड्रोजन थोड़ी बनाता है। अब देख लो ये सही है या नहीं, देखो 1 2 हाइड्रोजन बैलेंस, 1 2 स्टेबल, 1 2 स्टेबल, 1 2 स्टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल। तो ये होगा इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका। निखिल कह रहा है मैम चैट्स प्राइवेट मत करो। निखिल तुम मुझे बताओ तुम्हें किसकी चैट्स, मेन किसकी चैट्स है जो तुम्हें देखनी है, बता दो आज तुम निखिल, आज बस तुम निखिल डायरेक्ट नाम बोल दो, बहुत हुआ, बहुत हो गया बस, ठीक है निखिल तुम डायरेक्ट बता दो तुम्हें किसकी चैट्स देखनी है, फिर हम इसको प्राइवेट से हटा सकते हैं आपके कहने पे, लेकिन आप पहले आज नाम बताएंगे, ठीक है। चलो बोलो आया कि नहीं, आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं भाई, ये तो बेसिक तरीका था, अभी तो हमने कुछ नया किया ही नहीं, ये तो बहुत ही बेसिक तरीका था ना। बोलो अभी हमने कुछ नया नहीं किया, तो हम पढ़ के गए थे क्यू बीपीई एलपीई ये सब निकालना सीख गए थे, है ना, ये तो हम सब कुछ निकालना सीख गए थे। यस मैम, कहानी में ट्विस्ट ये है बेटा कि यहां पे हमें एक बात और जाननी है, और वो बात ये है कि अरे चलो अच्छा ठीक है, हाँ तो वो बात ये है कि मैम इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा है वो किसको दोगे आप। वैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बात बता दूं, पॉजिटिव चार्ज जनरली जो होता है, अगर ओवरऑल पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 99% चांसेस है वो आपका सेंट्रल एटम में ही जाएगा, ठीक है पॉजिटिव, बट आप फिर भी चेक करना पड़ेगा आपको। चलो अब हम चेक करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा ये हम पता करते हैं, ये किस पे जाएगा ये हम पता करते हैं फ्रॉम फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज से हम ये चीज पता करते हैं, ठीक है। चलो इसको पता करते हैं जल्दी से, तो फॉर्मल चार्ज निकालिए, किस पे, नाइट्रोजन पे मैं निकालने जा रही हूं पहले, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज देखो मैम, फॉर्मल चार्ज होता है V - L मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकलता है फॉर्मल चार्ज। यस मैम, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस L मतलब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन बेटा आपको कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, कितने, एक भी तो नहीं दिख रहा मैम, सारे तो बॉन्ड बना लिए, ठीक है, तो 0 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में,
तो बॉन्ड पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन हो डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है इसके बॉन्ड में, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 4, 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया आपका प्लस का 1 चार्ज, और इसीलिए हमने बोला था कि नाइट्रोजन पे ही आ रहा होगा वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप हाइड्रोजन के लिए भी निकाल के देख सकते हो, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस लोन पेयर में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है निकाल लो हाइड्रोजन के लिए। फॉर्मल चार्ज इन हाइड्रोजन, फॉर्मल चार्ज इन हाइड्रोजन कैसे निकलेगा मैम, V - L - B/2। सोचो, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 1 होता है, माइनस लोन पेयर इस टाइम पे 1 भी नहीं बैठा हुआ है, माइनस बॉन्ड पेयर में मैम 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन की बात कर रही है मैम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1 आ जाएगा, 1 - 1 इज 0। हर एक हाइड्रोजन पे 0 चार्ज आ रहा है। ऑफ कोर्स सारे हाइड्रोजन सेम है, एक एक बॉन्ड ही बना रहे हैं, तो हर एक हाइड्रोजन पे 0 चार्ज आ रहा है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 माइनस लोन पेयर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2। तो 1 - 1 इज 0, ठीक है। तो 0 आएगा हर एक पे, और इस पे पॉजिटिव। तो देखो ओवरऑल स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज है। पहले ये बताओ जल्दी से किसको किसको समझ में आ गया, अच्छे से बताना क्लियर किसको है। क्लियर नहीं करने आए हो, क्लियर करने आए हो, बोलो है या नहीं। मैम आपको इतने क्वेश्चंस करा देंगी इस पूरे चैप्टर में। देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, थियोरेटिकल मतलब ये वाले, इसको भी थियोरेटिकल में ही कंसिडर कर सकते हो आप, क्योंकि देखो ऐसा थियोरेटिकल तो नहीं है, फॉर्मूला वगैरह लग रहा है, बट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि बहुत कैलकुलेशन करनी है, बहुत दिमाग लगाना है। एट द एंड केमिस्ट्री, स्पेशली 11th की मैं बता रही हूं, 12th में भी चलो फिजिकल हटा दो, फिजिकल केमिस्ट्री तो उसके अलावा, लेकिन 11th में ऑलमोस्ट केमिस्ट्री जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। मैम ये चीज आपको हर चैप्टर में बोलती हैं। जो बच्चे इसको समझ जाएंगे, समझ लो वो ऑलरेडी एक स्टेप आगे हैं बाकी स्टूडेंट से। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थियरी बेस्ड होते हैं। थियरी का मतलब रटना नहीं होता। आपने इतने टाइम में मैम का पढ़ाने का तरीका देखा जरूर होगा। आई डोंट नो कौन मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं, मेरे स्टूडेंट्स ये चीज जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि आप क्वेश्चन में अटको ही ना, दैट इज द वेरी मेन रूल ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन इन केमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में डाउट ना आए, क्योंकि इट इज ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे, दिमाग में बैठा लोगे, गारंटी है उतने अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूं, अगर आप उतनों कोई पढ़ के कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करोगे तो आप हर एक का आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि मैं विद ट्रिक एंड ट्रिक्स जितना इंपॉर्टेंट होता है, जो यूज होता है, सब बता रही होती हूँ आपको क्लास में, तो टेंशन मत लिया करो, ठीक है। चलो हाइड्रोजन का सब लोग बोल रहे रिपीट कर दो, मैं पूरा ओवरऑल वापस रिपीट करती हूँ, ठीक है। पहले मैंने एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाया बेटा, सेंट्रल एटम मान लिया एक को। किसको माना? जिसके कम है एटम्स, या फिर बोल लो जिसका ज्यादा है एटॉमिक नंबर। सेंट्रल एटम मान लिया, कॉर्नर एटम्स मान लिए, ठीक है, ठीक है। ये भी हमने कर लिया, यस मैम। सबको एक फेक बॉन्ड बनाओ, सब में एक एक सिंगल बॉन्ड, जो हम कल पढ़ के गए थे, सब में एक एक सिंगल बॉन्ड, वैसे ही बना दो। स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब रफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हो सकता है वो रफ स्ट्रक्चर सही हो सकता है गलत है, वो तो हमें पता चलेगा लोन पेयर निकालने के बाद। तो पहले क्यू की वैल्यू निकाली, चार्ज निकाला, ओवरऑल कितना है, टोटल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव है तो -1, माइनस होता तो +1 करते हैं, जो भी पॉजिटिव है उसको माइनस, जितना भी नेगेटिव है उतना प्लस, ठीक है। तो मैम ये निकाल लिया, क्यू आ गया। फिर बॉन्ड पेयर कैसे निकाला, 2 इंटू जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए निकाल लिया। फिर लोन पेयर निकाल लिया। अब लोन पेयर तो यहाँ पे 0 ही आ गया। वैसे अगर लोन पेयर की कोई वैल्यू होती तो हम कॉर्नर एटम से फिल करना स्टार्ट कर रहे होते, इसमें तो 0 आ गया तो हटा दो, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है हमारा। अच्छा काउंट जरूर कर लिया करो, 1 2 3 4 सारे के पास ऑक्टेट और डुप्लेट फुल है, यानी जैसे हाइड्रोजन है, अब वो थोड़ी ऑक्टेट फॉलो करता है, वो तो डुप्लेट रूल फॉलो करता है ना, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। यस मैम ये भी हो गया। फिर आप बेटा फॉर्मल चार्ज निकालते हो, तो पहले आपने नाइट्रोजन का निकाल के देख लिया, क्योंकि हमें पता है ऊपर पॉजिटिव लग गया। वैसे मैम ने एक ट्रिक बताई है, कभी जल्दबाजी में एकदम पेपर एंड हो रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे, तो पॉजिटिव चार्ज अगर दिख गया तो उसको उठा के सेंट्रल एटम को दे देना। वैसे ये करना नहीं, कोशिश करना आप इस मोड पे पेपर पे ना बैठो कि आपको ऐसा कभी करना पड़ जाए, लेकिन ये एक जनरल बात होती है कि ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज अगर लगा है ना तो वो सेंट्रल एटम पे ही होता है। अच्छा अब लेकिन कहानी याद रखना, अगर पॉजिटिव का 2 लगा है तो मैम, तो फिर कहानी ऐसी नहीं हो सकती है ना, देख लेना एक बार, चेक जरूर कर लेना कहां पे क्या है। फॉर्मल चार्ज जनरली निकाल के ही देख लिया करो। कैसे निकलता है मैम, V - L - B/2, V - L - B/2। V इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हो उस एटम के, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितने भी हो, माइनस जितने भी बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन उसने लगाए हो, और बॉन्ड पेयर को डिवाइड कर देना 2 से। बहुत क्वेश्चंस कराएंगे बेटा, टेंशन मत लो। तो 5 थे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, माइनस लोन पेयर तो हमारे 0 आ गए, माइनस बॉन्ड पेयर में। अच्छा बॉन्ड पेयर में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है नाइट्रोजन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लिया है बॉन्ड पेयर में, नहीं,
पूरे के पूरे बॉन्ड में देखो नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, तो इधर पे 2 3 4 5 6 7 8, तो ओवरऑल उस नाइट्रोजन ने 8 बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो 8 और उसको डिवाइड कर दो 2 से आ गया। कई लोग बोल रहे हैं मैम हाइड्रोजन का समझा दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा हाइड्रोजन में कितने होते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, मैम 1, एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है, माइनस लोन पेयर है एक भी, कहीं भी देखो लोन पेयर दिख रहा है, नो मैम, माइनस बॉन्ड पेयर में इस हाइड्रोजन को देखो इसने एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 1 इज 0। इधर पे उठा लो, इधर में भी सेम होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया ओवरऑल आंसर। चलो नोट कर लिया होगा है होप्स आपने और क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा, NO3-1 करें, कोशिश करना खुद से लिख रहे हो कॉपी में, ठीक है, कोशिश करना खुद से लिख रहे हो कॉपी में। चलो भाई, मैम ने बोल दिया NO3-1, सेंट्रल एटम मैम को बताने की जरूरत नहीं है, NO3 ऊपर लगा देती हूँ, ठीक है, NO3-1 को अभी छोड़ दो भाई, हमको नहीं पता -1 किस पे, फेक हमने बॉन्ड्स बना दिए पहले एक एक सब पे। मैम सबसे पहले क्यों निकाल लो, कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक के वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं और 3 बार ऑक्सीजन है, 6 × 3 है ना, और -1 है तो इधर पे +1 आ जाएगा। ये करना आ गया ना अभी तक सबको, है ना, ये तो सबको आ गया, ठीक है, आ गया ना अच्छे से। यहाँ पे आ जाओ, कह रहा मैम ऐसे क्यों लग रहा है मैं पहले 11th में था अब 10th में आ गया हूँ, क्या बात है बेटा, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन 11th को देखने के बाद आपको ऐसा लग जाए कि यार अभी तो 11th तो अभी नई क्लास है, 10th बाद में आएगी, तो मतलब यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ का। मतलब ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स बताइए आप हमको कुछ गाइडेंस दीजिए लाइफ में, कॉन्फिडेंस की हमारे कमी हो रही है। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मोटिवेट करो, मोटिवेशन देखो किस लेवल का है, मैम ऐसा लग रहा है कि हम तो 11th पहले ही कर चुके हैं, अब 10th में बैठे हुए हैं, ये होता है मोटिवेशन लेवल। मतलब ये बच्चे को ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर दी उसने इस टाइम पे, ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। अब पता नहीं उसने मेरी तारीफ करी है, हो सकता है कि यार आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो कि अब ऐसा लग रहा है कि 10th बाद में मुझे करनी है, अभी मतलब 11th में पहले ही करके आ चुका हूं, या तो ऐसा हो सकता है, या तो उसने पता नहीं किस लेवल पे बुराई कर दी है, ये तो वही जाने, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। अखिल कह रहे हैं मैम प्लीज चैट्स को पब्लिक कर दो, नहीं यार अब तो नहीं कर सकती, अब तो नहीं हो सकता, अब जो बात हुई है वो पब्लिक करने वाली रह नहीं गई। चलो यहाँ पे आओ, 6 3 से 18 प्लस 6 थे ना, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ठीक है, तो 18 प्लस 5 कितना होता है 23, 19 20 21 22 23 प्लस 1 24, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 24 आ गई, 24 आ गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्यों निकाल लिया मैम, नेक्स्ट बी निकालते हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना, तो 2 × 4 विच इज इक्वल्स टू 8, है ना, सॉरी 2 × 3 3 थे, 2 × 3 विच इज इक्वल्स टू 6। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ यार, इतना ज्यादा बॉन्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप फॉर्मूला समझ गए हो, 3 बॉन्ड बनाए 3 6। लोन पेयर निकालिए मैम, 24 - 6 18 आता है, 24 - 6 18, हाँ सही है ना, 24 - 4 प्लस, हाँ ठीक है 18 इलेक्ट्रॉन देने लोन पेयर में, कॉर्नर एटम से देना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कॉर्नर एटम को पहले देते हैं, है ना, हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप चेक करिए क्या ये स्ट्रक्चर सही है। देखो ऑक्सीजन मैं अभी देख नहीं रही हूं क्योंकि मुझे पता है वो आपका ऑक्टेट रूल खत्म कर चुका है, मैं नाइट्रोजन को देख रही हूं, नाइट्रोजन को देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, सेंट्रल एटम के पास एक ताकत होती है कि वो 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अगर उसके 8 ही पूरे नहीं हुए तो वो स्ट्रक्चर आंख बंद करके समझ जाना गलत है लुइस के हिसाब से, क्योंकि ज्यादा हो सकता है बट कम नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू लुइस स्ट्रक्चर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है बट कम तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, सपने में भी मत सोच लेना ये चीज, है ना। कोई कह रहा है मैम यहाँ पे 23 आएगा, बेटा कैसे 23 आएगा, आप 18 + 5 19 20 21 22 23 और ऊपर -1 भी तो लगा है और माइनस को आप प्लस करते हो तो +1 कर दिया, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर तो हमारा गलत हो गया, हम समझ गए। अब मैम हमको पता है स्ट्रक्चर सही कैसे होगा, क्योंकि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन या तो आप लोन पेयर के काम लाना और या तो आप इसको उठा के बॉन्ड्स बना देना, है ना। अब मुझे तो पता चल गया लोन पेयर के हिसाब से तो स्ट्रक्चर गलत है, तो मैं किसी भी एक ऑक्सीजन, क्योंकि सारे ऑक्सीजन ही है, किसी भी एक ऑक्सीजन को यहां से हटाऊंगी, उसका बॉन्ड और उसका बॉन्ड इससे बना दूंगी नाइट्रोजन से, है ना। ये बन गया इसके बीच का बॉन्ड,
कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाइट्रोजन स्टेबल है और देख लो सारे ऑक्सीजन भी स्टेबल है। अब कहानी शुरू होती है। कहानी है मैम ये -1 किसको दे, सोचो ये -1 किसको देंगे हम। अब बहुत लोग एक गलती करके आ जाते हैं ऐसे लिख के, है ना, ये गलत है, ऐसे मत करना। हो सकता है उसमें -1 आ रहा हो, वो होता ही है। ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसमें -1 चार्ज आ रहा होता है, ऑब्वियसली बात है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 0 चार्ज, और -1 बनाता है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो -1 का चार्ज। लेकिन 34 कैसे आएगा यार, कौन सी काउंटिंग कर रहे हो तुम लोग, हाँ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, ये जरूरी नहीं है कि एक -1 है मतलब ओवरऑल पे किसी एक पे -1 है। हो सकता है किसी पे +2 हो और किसी पे -1 हो तो ओवरऑल 1 आ जाए, या सॉरी किसी एक पे -2 आ जाए, है ना, किसी एक पे -2 हो जाए, किसी पे +1 हो जाए तो -1 के तो बहुत से तरीके हैं। तो आपको हर एक का फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। लेट्स कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। हम इसको मानते हैं ऑक्सीजन एटम A, इसको मानते हैं ऑक्सीजन एटम B, इसको C और इसको चलो ठीक है रहने दो, ठीक है, जस्ट एज फॉर नाइट्रोजन। चलो यहाँ पे आ जाओ, लेट्स कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले किसका निकाले, चलो A का निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ A, मतलब मैंने इसको A मान लिया ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। आप बताइए चैट बॉक्स में मुझे नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज। लेट्स सी कौन कौन सही निकालता है, तब तक मैं एक ऑक्सीजन का निकाल रही हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। मैम आपने बॉन्ड की जगह ईयरबड्स बना दिए, क्या बात है बेटा, वेरी गुड बेटा। बस यही सब हरकतों की वजह से तुम लोग को पिटना है एक दिन मुझसे। फॉर्मल चार्ज मैम V - L - B/2, है ना। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं माइनस। लोन पेयर कितने हैं, देखो इस वाले की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 है लोन पेयर मैम माइनस। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 6 - 6 और माइनस का 1, है ना, 6 - 6 - 1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। ऑक्सीजन पे -1 आ गया, बोलो आया कि नहीं। -10 -16 2 14, अरे बाप रे किसका चार्ज निकाल रहे हो भाई। चलो आते हैं। अच्छा देखो ये एक बॉन्ड बना रहा है और ये भी ऑक्सीजन, सॉरी ये वाला ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड बना रहा है। इन दोनों पे तो देखो A = C। फॉर्मल चार्ज ऑफ C वाला जो ऑक्सीजन है वो भी सेम आएगा -1। क्यों मैम, अरे देखो यार ये और ये तो एकदम सेम ही है ना, दोनों के पास 6 लोन पेयर है ना, 6 लोन पेयर है, एक बॉन्ड बनाया है तो ये तो एकदम सेम ही निकल के आ जाएगा। अच्छा इस वाले ऑक्सीजन का निकालिए फॉर्मल चार्ज ऑफ B ऑक्सीजन। B का कैसे आएगा V - L - B/2, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 6 होते हैं ऑक्सीजन में। लोन पेयर कितने हैं 1 2 3 4 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2 जा, तो 6 - 6 = 0 0। मैम ने क्या क्या निकाला है लिखते जाओ। मैम ने निकाला है B पे फॉर्मल चार्ज 0 है, C पे फॉर्मल चार्ज -1 है, A पे फॉर्मल चार्ज -1 है। अब देखो कहानी कितनी बड़ी हो गई, आपको पूरे स्ट्रक्चर पे -1 चार्ज देना है और यहाँ पे तो 2 पे -1 है। इस ऑक्सीजन पे भी -1 का चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे भी -1 का चार्ज है। ओवरऑल तो -2 का चार्ज हो रहा है, बट आपको देना कितना है -1 का चार्ज। तो लेकिन अभी हमने एक का चार्ज नहीं निकाला है, वो है नाइट्रोजन। लेट्स कैलकुलेट द चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन कैसे आएगा, सेम V - L - B/2। V कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैम नाइट्रोजन में 5 होते हैं। लोन पेयर नाइट्रोजन में कितने, एक भी नहीं है, 0 माइनस। बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिवाइडेड बाय 4 सा, यानी कि इसका ओवरऑल चार्ज आ गया प्लस का 1। अब सही है, अब ये स्ट्रक्चर सही है, इस पे प्लस का 1 आ गया। अब कैसे सही है मैम, देखो एक +1 और एक -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि किसी भी एक से -1 से हटा दो और ओवरऑल पे माइनस का 1 रह जाएगा। ओवरऑल पे माइनस का 1 रह जाएगा। बोलो किसको किसको ये चीज समझ में आ गई है, किसको किसको ये चीज समझ में आ गई है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा बनाने जा रही हूँ, ध्यान से देखना जिसको नहीं आया है। ये नाइट्रोजन है, एक से उसने डबल बॉन्ड बनाया, एक से उसने सिंगल बॉन्ड, दूसरे से भी उसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। हर ऑक्सीजन पे -1 का फॉर्मल चार्ज आ रहा है, इस पे 0 आ गया और नाइट्रोजन पे चार्ज आ रहा है प्लस का 1 का, है ना। तो ओवरऑल चार्ज तो हमारा बैलेंस है भाई, +1 -1 और -1 कितना होता है, प्लस का 1 -1 -1 कितना होता है, प्लस का 1 ही तो होता है, सॉरी माइनस का 1 ही तो होता है, माइनस का 1 और ओवरऑल पे -1 है। सही है हमारा चार्ज। तो ये होता है फॉर्मल चार्ज। बोलो आया कि नहीं, यस और नो, क्लियर और नॉट, किसको किसको क्लियर है जल्दी से बताओ। हम और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, पहले ये बताओ क्लियर है या नहीं। बस फॉर्मल चार्ज नया पढ़ा है, बाकी तो आपने सारी चीजें कल वाली ही रिपीट कर दी, ठीक है, बाकी आपने सब कल वाला रिपीट कर दिया। अब जिसको समझ नहीं है वापस से वैसे नोट करते हो चलो और सुनो मेरी बात को।
बस 4 स्टेप होते हैं यार, कुछ नहीं है, बस 4 स्टेप में कहानी खत्म है। बुक में इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिखे हैं ना, आप एनसीईआरटी खोल के देखना, पहला स्टेप इतना बड़ा पैराग्राफ से लिखे हैं, बेसिक तरीका है, केवल 4 फॉर्मूला लगाने होते हैं हर बार। पहले सेंट्रल एटम को चूज करो, कॉर्नर एटम बना दो और सबसे एक एक बॉन्ड दे दो, फिर क्यू निकाल लो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीजें एज इट इज नोट कर लो हर बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, किसका ऑक्टेट पूरा लोन पेयर को उठा के लोन पेयर बना दो, नहीं बन रहा है तो बॉन्ड बना दो, ठीक है मैम, स्ट्रक्चर बना दिया। फिर आखिरी काम है कि देखो चार्ज कितना है ओवरऑल, अब उस चार्ज को कहां पे लगाओगे, तो इसके लिए निकालोगे फॉर्मल चार्ज हर एक के लिए। अब देखो इस स्ट्रक्चर से हमेशा के लिए एक एक्सपीरियंस बैठा लो, जैसे मैम कर रही है ना, मैम का हाथ बैठ गया, मैम को पता है, मैम को इतना करना ही नहीं था, मैम ने पहले ही बता दिया था ऑक्सीजन पे -1 आएगा। और इसी तरीके से यही एक स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका होता है। अब आज के बाद जितने स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस कर लेंगे ये चीज, बस वो याद रखेंगे ये चीज कि मैम ने बता दिया ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड किसी से बनाएगा उस पे -1 का फॉर्मल चार्ज निकल के आएगा। ज्यादातर बेटा जो आपको स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ ही पूछे जाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की एक हेडेक खत्म हो गई कि जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा हमें पता है यार, अब निकाल के देख लेना, 10 बार निकाल के देख लेना, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा 1 ही आएगा माइनस का, और जब डबल बॉन्ड बना रहा है, ज्यादा एक्सपीरियंस लेना है तो वो भी याद रखना, डबल बॉन्ड पे 0 आता है उसका फॉर्मल चार्ज। आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं, ठीक है मैम। नाइट्रोजन का 0 कैसे नहीं आया, कैसे आएगा तुम यार, मुझे ये गिनाओ पहले, 0 आएगा कैसे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, लोन पेयर उसमें एक भी नहीं बैठा हुआ है तो 0 माइनस, बॉन्ड में उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन लिए हुए, तो 8 डिवाइडेड बाई बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो 2 कैंसिल आउट करोगे, 5 - 0 -4 यानी कि 5 - 4, और 5 - 4 तो 1 होता है ना, बोलो बोलो बोलो, 5 - 1 तो 4 ही होता है ना, 5 - 4 तो 1 ही होता है ना, तो प्लस का 1 आ गया, बोलो भाई। अब देखो एक पे +1 आया है, एक पे +1 आया है, एक पे -1, दूसरे पे भी -1, तो ओवरऑल जब देखोगे तो -1 ही होगा, मतलब अपना स्ट्रक्चर सही है एकदम, परफेक्टली क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, बोलो अच्छे समझ में आ गया। फाइनल कैसे बनेगा मैम, ये बेटा सही फाइनल ही है, ये ओवरऑल ऐसे ही बना के आ जाना, ये सही है, ठीक है, मतलब आपको ऐसे प्लस नहीं दिखाना है, आपको तो सिंपल बना देना है, ये तो आप कैलकुलेट करने को जब बोलेगा तब करना, अदरवाइज आप ऐसे ही बना के आ जाओगे, सही है, वरना आप सिंपल सा बस वही बना देना, वरना आप सिंपल सा बस ये बना देना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आपका फॉर्म पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ओवरऑल पे आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, -1, पूरे पे तो -1 ही निकल के आया, तो ये बन गया आपका फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर। चलो क्लियर है, वेरी गुड। अगेन अगर नहीं आया तो आपको पता है, अगर नहीं आया तो हम वापस इस चीज को समझेंगे। मैम एक होमवर्क दे के गई थी, SO3 2- का लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझाइए, है ना, SO3 2- का, तो SO3 2- के लिए पेज नहीं है, पर हम चलो इसको बना देते हैं कहीं पे, SO3 2-, एक सेकेंड रुकना, चलो SO3 2-, ये मैम आपको होमवर्क दे के गई थी, ठीक है। वैसे मुझे पता है सभी ने गलत बनाया होगा, अगर ये नहीं पढ़ा है अभी तक, पढ़ा है तो बात अलग है, ठीक है, पढ़ा है नहीं है तो गलत बनाया होगा, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन केस होता है, एक्सेप्शन, लेकिन आपको फिर भी जो आपने स्ट्रक्चर बनाया उससे मैच करना सही है यानी, ठीक है। चेक करते हैं, चलो SO3 2-, सेंट्रल एटम मैम सल्फर हो जाएगा, O3 मतलब 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, ठीक है मैम। सबसे सिंगल बॉन्ड बना दो रफ स्ट्रक्चर में, रफ स्ट्रक्चर में तो सबसे हम बना देंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, कितना आसान तो यार, तुम लोग को आ तो रहा है ना, अच्छे से बताओ, आ तो रहा है ना यार, देखो बहुत इजी तरीका है सब में। अब क्या निकालना है, Q फिर L फिर B फिर उसके बाद फॉर्मल चार्ज, Q निकाल लो, कैसे आएगा मैम, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होते हैं, सल्फर में कितने होते हैं, 6 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं और 3 बार ऑक्सीजन है, ठीक है। ओवरऑल पे -2 लगाए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बेटा प्लस का 2, ये तो गलती नहीं कर रहे हो, क्यों गलत है तो सारा आंसर गलत आ जाएगा, क्यों गलत कर दोगे तो सारा आंसर गलत। कह रहा मैम बॉन्ड पेयर का आंसर बताए, बी का आंसर मत बताओ, मुझे बताओ, आप मुझे बताइए लोन पेयर कितने आ रहे होंगे, जल्दी से लोन पेयर कितने आ रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल इसको चेक करते हैं, 18 + 6 24, 24 + 2 26 है ना, 26। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, कैसे निकलता है, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड हमने बनाया रफ में 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए सबके भाई, 26 - 6 कितने आता है, 20,
20 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 20, 20 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई 20 लोन पेयर है, पहले लोन पेयर की तरह यूज करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। ऑक्सीजन को देखिए 2 3 4 5 6 7 8, सही है। 2 3 4 5 6 7 8, सही है। 2 3 4 5 6 7 8, सही है। 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर भी स्टेबल, बट ये स्ट्रक्चर फिर भी गलत होता है। गलत, गलत स्ट्रक्चर, ये गलत, गलत, गलत नहीं है ये, गलत नहीं है ये, गलत स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। गलत क्यों है मैम ये? चलो इसको समझते हैं, समझते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर गलत क्यों है भाई? ये तो सब सही है, आप इसका बेटा फॉर्मल चार्ज भी निकालोगे सही निकल आएगा, पता है भाई, आपको पता है ये -1 होगा। सिंगल बॉन्ड पे तो ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज -1 दिखाता है, ये -1 होगा, ये -1 होगा। सल्फर पे कैलकुलेट करो, अभी इस स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करो। वैसे ये स्ट्रक्चर गलत है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो आप निकाल लो पहले। सल्फर क्या होता है मैम, मतलब फॉर्मल चार्ज क्या होता है? V - L - B/2, तो सल्फर पे निकाल लो। ऑक्सीजन पे निकाला नहीं, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया है कि मैम ने बता दिया है कि जब भी सिंगल बॉन्ड होगा -1 होगा। करके देख लेना भाई, सेम ही आ जाएगा हर बार। V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 होते हैं। लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। बॉन्ड में कितने हैं? 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6। हमें कितना लाना है? सोचो सल्फर पे कितना चार्ज होगा कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, बताओ। सल्फर पे कितना चार्ज होना चाहिए कि स्ट्रक्चर स्टेबल हो? ओवरऑल पे -2 का चार्ज है और हर ऑक्सीजन पे -1 है, तो आपको पता चल ही गया होगा मैम +1 अगर सल्फर पे होगा तो 1 + 1 1 - 1 कैंसल आउट होकर ओवरऑल -2 चार्ज हो जाएगा, है ना। कितना आएगा? 6 - 3 2 3 -2 -3 -5 +1। तो ये स्ट्रक्चर सही हो सकता है, बट ये स्ट्रक्चर गलत है हमारा। गलत क्यों है मैम? +1 आ रहा है बट फिर भी गलत, सब कुछ सही लग रहा है बट फिर भी ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैम बार बार एक एक्सेप्शन बोल रही थी, वो एक्सेप्शन क्या था? लिखिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सल्फर कैन हैव, सल्फर क्या मतलब? ऐसे सेंट्रल एटम था, बट चलो ठीक है लिख देते हैं, सेंट्रल एटम ही लिख देते हैं। हमको पता है कि सेंट्रल एटम कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और उसी का एक्सेप्शन है जैसे कि सल्फर। और कोई एग्जांपल बताऊं? आपका जो थर्ड पीरियड होता है, पीरियड 3 के एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3, जनरली पीरियड 3, है ना। अदरवाइज आपका फास्फोरस एक बहुत प्यारा एग्जांपल होता है इसका, फास्फोरस, ठीक है। वैसे एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 आप याद रखना, यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि जो मेन है फास्फोरस। ऑक्सीजन, ये कुछ ऐसे एटम है, अगर ये सेंट्रल एटम बन गए तो ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेंगे हमेशा। अगर ये सेंट्रल एटम बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने पास। नोट कर लेना बेटा इस पॉइंट को। और ये क्वेश्चन अभी तक आपने जितने पढ़े ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उसका क्लास के बाद कर दूंगी, पक्का क्लास के बाद प्राइवेट पब्लिक कर दूंगी चैट्स। प्राइवेट रखो तो पब्लिक की जिद कर दो, पब्लिक रखो प्राइवेट की। अरे चाहिए क्या तुमको अपनी जिंदगी में बेटा? हाँ, कुछ नहीं चाहिए तुमको बस बकवास करवा लो, पढ़ाई वढ़ाई रहने दो, है ना। नाइट्रोजन कैसे मैम 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्यों नहीं? कैसी कैसी बातें करते हो? हाँ, क्या हो जाता है कभी कभी, कैसी बातें करते हो? नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, 2,5, यही तो होता है। वैसे भी कर सकते हो, 1s2 2s2 2p, कितना बचा? 7 लाना है, 4 हो गया 5, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे। सॉरी 3, है ना। 3 4 5 6 7, तो आउटर मोस्ट शेल बेटा S और P दोनों मानी जाती है। S और D भी, जैसे जैसे आपको याद है स्कैंडिनम की आउटर मोस्ट शेल क्या होती है? आर्गन, है ना। 4s2 3d1, तो ये पूरी इसकी आउटर मोस्ट शेल मानी जाती है। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसके, एक थोड़ी बोलोगे उसको, मतलब एक भी बोल सकते हो बट जनरली ओवरऑल
s वाली ऑर्बिटल को भी जोड़ के देखा जाता है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको पहले ही बोलता है इतना दिमाग मत लगाना, उसमें SPDF की जगह अगर आप KLMN भी लगा दोगे तो आप सही करोगे आंसर, दिमाग मत लगाना। मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि बेटा इतना मत सोचना, KLMN अपने दिमाग में याद रखना, फिर चाहे वो जितना बोले आप नोट कर देना SPDF में, बट आपको इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। KLMN से हमेशा सही निकल के आएगा आंसर, तो आंसर 5 ही आएगा। आउटर मोस्ट शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 5 ही रखा है, 3 क्यों रखेंगे हम, 5 ही तो रखा है हर जगह। देखो 5 वैल्यू ही रखोगे आउटर मोस्ट शेल पे, ठीक है। मैम लोन पेयर 0 कैसे है, उस पर बेटा 10 लोन पेयर लगे हुए हैं क्योंकि इसलिए। अरे बेवकूफ इंसान, उसने सारे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया है। कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो यार तुम लोग, सारे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया तो लोन पेयर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाए, रहा कहां उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन। क्यों एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए हो यार, क्या नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, क्या हो क्या गया है आज तुमको। आज आने से पहले कुछ खा पी लिए हो, अच्छा हाँ? आ गया समझ में या नहीं बताओ। नाइट्रोजन के पीछे ही पड़ गए बेचारे के, ऐसा क्या कर दिया उसने। चलो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई बोल रहा है मैम सिखा दो, कुछ नहीं है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, KLMN देख लेना, KLMN से हमेशा सही निकले क्योंकि 20 के इलेक्ट्रॉन 20 एटॉमिक नंबर से ज्यादा वाला पूछा ही नहीं जाता है। तो कुछ नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में, जैसे सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सोडियम होता है 11 2,8,1, तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन जाए तो बस वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो लिखा रहने दो, ठीक है, ऑलराइट। चलो खैर अब मेन क्वेश्चन जो हमारा है SO3 2- जो बहुत बार पूछा जा चुका है, SO4 2-, SO3 2-, ये सब समझो। सल्फर ऐसा सेंट्रल एटम होता है जो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है। अब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है तो क्या करेगा पता है, एक ऑक्सीजन से हटाओगे बॉन्ड और यहां पे जोड़ दोगे, एक ऑक्सीजन से बॉन्ड हटा के यहां पे आप इसको जोड़ दोगे। अब अगर आप सल्फर को देखोगे तो देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस ही ऑब्वियसली, बट इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन रख रहा है अपने आउटर मोस्ट शेल में, बट इसको अलाउड है। क्यों? क्योंकि लुईस कहते हैं कि भाई सेंट्रल एटम के पास हो सकते हैं 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेप्शन सल्फर और फास्फोरस निकल के आ जाते हैं। इट कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। लेकिन मैम -2 है, किस पे जाएगा? अब सुनना, -2 किस पे जाएगा? एक बात बताओ, क्या हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना है? मैम ने निकालना सिखा दिया है। अब यार देखो, बनावटी चीज तुम खुद से कर लेना, फॉर्मल चार्ज इन ऑक्सीजन नंबर 1 निकाल लो, पर हमें तो पता है सिंगल बॉन्ड पे -1 आया होगा, सिंगल बॉन्ड पे -1 आया होगा, और हमें यह भी पता है कि डबल बॉन्ड पे कितना निकल के आता है इन द चैट बॉक्स। ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो बिना निकाले हम ये चीज याद रख सकते हैं या नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन के 7 ज्यादातर स्ट्रक्चर्स आपको बनाने को देते हैं। देखो अगर नहीं दिया तो मैम ने निकालने का तरीका सिखा दिया है। किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका आपको आता है V - L - B/2, बट मैम कह रही है कि बेटा टाइम वेस्ट कहीं नहीं करना है, कहीं भी, पूरे एग्जाम में कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो विद ट्रिक विद टेक्निक जो समझ में आता है, जो पढ़ना इंपॉर्टेंट है और जो याद करना इंपॉर्टेंट है, वो समझ के पढ़ के याद करके जाओ। आज आई डोंट नो आप में से कितने लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठने वाले हो। जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, यू विल थैंक मी दैट टाइम, यू विल डेफिनेटली थैंक मी दैट टाइम, क्योंकि जनरली क्लास 11th और 12th में मैंने जितने टीचर्स को समझा है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई अच्छा नहीं, बहुत अच्छे, मुझसे बहुत अच्छे लोग भी पढ़ाते हैं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट एनीवन, बट ये छोटी छोटी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी ना, आप समझोगे ये बात, बिलीव मी, आप ये बात तब समझोगे। हो सकता है आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ती मस्ती में पढ़ लो, इग्नोर कर दो बातों को, बट अगर कोई कंपटीशन एग्जाम बैठेगा वो ये छोटी छोटी बातें याद रखेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट तरीके से इस चीजों को मैम बता रही हैं आपको, ठीक है। तो बस नोट करते रहो, समझते रहो। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हमें पता है यार हम निकाल भी सकते हैं, बट हमें ये चीज समझ में आती है कि यार ये तो 0 ही निकल के आने वाला है ना। हम एक बार निकाल के देख चुके हैं कि जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है वो -1 ला रहा है, तो हम क्यों बार बार अपने दिमाग को फालतू में दौड़ाएं और उसको दिमाग को फालतू में खर्च करें? हमें करना ही नहीं, हमें पता है ये -1 आने वाला है। कहीं बोल दे कि कैलकुलेट करिए तो निकाल के देख लेना, आपको आता है, और आपको आंसर भी पता है -1 आना है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को। तो बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। पूरी केमिस्ट्री में ये छोटी छोटी चीजें नोट करोगे, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि ये चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब हमको पता है हमें इतना नहीं करना, 0। अब कोई भी स्टूडेंट आपके सामने निकाल रहा होगा, बट आपको पता है कि निकाल के भी दिखाएंगे ना तब भी 0 ही आएगा, हमको पता है, ठीक है। यस मैम, अब आंसर भी क्लियर हो गया आपके सामने। ओवरऑल पे -2 आना था, इन दोनों पे -1 और उस पे 0, मतलब सल्फर पे 0 लाना है हमको, सल्फर पे 0 लाना है। लाना मतलब चेक कर लो आ रहा है यानी खुद से सल्फर। अब सल्फर को खुद से चेक करो कैसे आएगा, देखो। अच्छा, सेंट्रल एटम का कोई चार्ज आप याद मत करके जाना कभी भी, ये भी याद रखना, सेंट्रल एटम का फॉर्मल चार्ज मत रखना कभी भी। क्यों मैम?
देखो स्ट्रक्चर बदल सकता है, SO4 2 माइनस दे देगा, फिर बदल जाएगा वो चीज, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज सल्फर का कभी नहीं याद करना है, सिंपल सिर्फ ऑक्सीजन का याद करवाया मैम ने। चलो निकालो, V माइनस L माइनस B/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने होते हैं मैम? सल्फर होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए 2, 8, 6, ये सल्फर होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनस माइनस, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? कहीं भी लोन पेयर दिख रहा है? यस मैम, ये 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड में नहीं बने हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 4। 6 माइनस 6 is 0 आ गया ना, 6 माइनस 6 0। सल्फर पे भी 0 फॉर्मल चार्ज लगा है, सल्फर पे 0, इस पे -1, इस पे -1, इस पे 0। पूरा का पूरा हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर है। फाइनल स्ट्रक्चर कई लोग बोलते हैं मैम बता दो कैसे बनता है। कुछ नहीं करना फाइनल स्ट्रक्चर में, यही है फाइनल। देखो ये स्टेप तो बहुत मैंडेटरी है, चाहो तो इसके आगे एक और चीज लिख सकते हो, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ओवरऑल पे माइनस का 2 लग गया। अब बताओ किसको किसको आ गया? अब देखो आपने 5-6 स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है इसमें। अब कोई भी बुक उठाओ, कोई भी क्वेश्चन करो, सेम आंसर होगा, सेम तरीके से लगेगा। अब आप समझ गए, सल्फर फॉस्फोरस बस दिख जाए तो याद रखना, ये आप अपने आउटर मोस्ट शेल में जब ये सेंट्रल एटम बनते हैं तो ये मैक्सिमम केसेस में अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। बोलो भाई, क्लियर नहीं आ रहा मेरे पास? बहुत जल्दी जल्दी, क्या बात है भाई? कहां चले गए हमारे बच्चे? क्या हो गया? क्या हो गया? क्लियर हुआ या नहीं? आ गया? अच्छे से आ गया? कह रहे मैम मैंने सही बनाया था, वेरी गुड। अगर आपने ये सही बना लिया था तो आपने ऑब्वियसली कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे पहले तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन केस है। ये एक एक्सेप्शन केस है, कोई भी इसमें आपको समझदारी नहीं दिखानी है, ये एक्सेप्शन ही है और एक्सेप्शन की तरह याद भी करना है इसको। क्या बात है। अब ये होता है यार क्लियर, ये वाला क्लियर दिख जाता है ऐसे, चैट रेट बहुत तेज वाली, मजा आ जाती है, मजा आ जाती है। क्या बात है, वेरी गुड। तो आई होप आपको लुईस स्ट्रक्चर्स बेटा बहुत अच्छे समझ में आएंगे। एक और कर लो, NO3 -1 कर लोगे या मैं करा दूं? बताओ। चलो अच्छा करा देती हूँ। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन को मानना, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, निकाल लो सब पे एक एक चीज। क्यू की वैल्यू क्या आएगी? चेक करो क्यू क्या आएगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन क्या होता है? 7, यानी कि 2,5, तो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2,6, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बार ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे -1 है तो हम +1 कर देंगे। 18 + 5 23 माइनस मतलब +20, ये कर चुके हैं क्या? अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, चलो हटा दो इसको, फिर हटाई दो, स्लाइड ही हटा देती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे क्लियर भी आ गए, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली, क्या लिमिटेशंस है ऑक्टेट रूल की। अब आप कोई भी बेटा स्ट्रक्चर खुद से ट्राई जरूर करना, ट्राई जरूर जरूर। जलूल जलूल कहते हैं ना, मेरे मामा की शादी में जलूल 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 आना, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जलूल जलूल खुद से ट्राई किया करो बुक उठा के, ठीक है, सेम निकलेंगे आंसर्स सबके। चलो अब हम आते हैं लिमिटेशंस क्या है ऑक्टेट रूल की। ऑफ कोर्स मैम ने आपको बताया था बहुत सी थ्योरीज पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR जिसको बोलोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। तो ये मल्टीपल थ्योरी कहाँ से आ रही है? क्योंकि ऑब्वियसली एक थ्योरी जो आप पहले पढ़ रहे हो उसकी कुछ लिमिटेशन है, फिर दूसरे की कुछ लिमिटेशन है, फिर फाइनल MOT पे आप पहुंचते हो। देखो आप बेटा, मैं आपको ये चीज बता दूं, ये चैप्टर बहुत आसान नहीं है। अभी लग रहा हो, बाद में लग रहा हो, नहीं पता मुझे, ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की जस्ट कॉपी होता है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड पहुंचते पहुंचते आप एकदम थक जाते हो ना कि यार 9 क्लासेस 10 क्लासेस हो गई, समझ ही नहीं आ रहा कैसे पढ़ेंगे ये चैप्टर। सेम है ये चैप्टर, तो स्टार्टिंग से गलती मत करना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से सीख ले लेना, ठीक है, पहले से बता दे रही हूँ। इसके बाद फिर डायरेक्टली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा मिलेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम भी थोड़ा बहुत ऐसे है, बट ये और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माने जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत लेंदी है, तो भूलते जाते हो पूरा पहले पहले क्या पढ़ा है, तो सुनते हुए चलना ध्यान से। चलो अब ऑक्टेट रूल पूरी तरीके से सही नहीं माना गया, कई जगह ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं हो रहा था, गलत था, ठीक है। तो मानते भाई क्या लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब एक बात बताओ, ऑक्टेट रूल का कहना है कि आउटर मोस्ट शेल में हर एक के 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं किसी किसी में, तो जैसे कि सेंट्रल एटम्स हमारे हैं ना, सल्फर फॉस्फोरस, तो कई ऐसे स्ट्रक्चर बने जिसमें आउटर मोस्ट शेल में, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, बट वो स्टेबल है, बट वो स्टेबल है। ये कैसे पॉसिबल है मैम? बना के देखो, एक सेकंड रुकना, हाँ बना के देखो। BCl3 ऐसे बनता है,
अब इसमें अगर आप काउंट करोगे ना तो बोरॉन के पास 1 2 3 4 5 6, ये कैसे पॉसिबल है भाई? बोरॉन को एक सेंट्रल एटम माना जाता है, सेंट्रल एटम के पास 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर यहाँ पे बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्टेट रूल तो इसके पूरा खिलाफ था, ऑक्टेट रूल तो इसके पूरा खिलाफ था, है ना? ऑक्टेट रूल तो खिलाफ था, तो मतलब मैम ये तो स्ट्रक्चर गलत होना चाहिए, पर ये रियलिटी में स्ट्रक्चर सही निकल के आया है। मैम जब ये बोले ना कि लिमिटेशन के टाइम पे मैम को एग्जांपल देके रिलेट कर दे कि देखो यार ऐसा उसने बोला था बट इस स्ट्रक्चर में हो नहीं रहा, वो जरूर नोट करना, उसका रीजन बताती हूँ। जैसे ही दूसरी थ्योरी पढ़ोगे ना तो ये सब समझ में आएगा कि अच्छा ये यहाँ पे गलत था बट दूसरी थ्योरी के हिसाब से ये चीज सही हो गई, तो ये भी नोट किया करिए, ठीक है? चलो, ऐसे एक नहीं बहुत से स्ट्रक्चर्स थे वैसे, जैसे कि लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड, है ना, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, है ना। तो ये तो ऑक्टेट रूल डजंट अप्लाई मॉलिक्यूल्स वेयर द सेंट्रल एटम लेस देन फ्यूअर 8 इलेक्ट्रॉन्स। भाई आप बोल रहे हो ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट कुछ कुछ में तो सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा छोड़ो 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर्स तो गलत हो गए। स्पेशली ट्रू फॉर एलिमेंट्स विद फ्यूअर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब जिनके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उन पे ये स्ट्रक्चर सही बन के आ रहे हैं। मतलब वैसे तो 6 से कम भी समझ में आ रहा है, बट जैसे आपने सल्फर का केस देखा है ना, 4 या 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उन सबका स्ट्रक्चर एकदम सही बन रहा था, बट कहीं कहीं स्ट्रक्चर गलत होता जा रहा था, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके पास सेंट्रल एटम है, ये सब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब सेंट्रल एटम बने हुए हैं, है ना। बेरिलियम हाइड्राइड ऐसे बनता है BeH2। अब सोचो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिए आपने, मतलब क्या हो गया है ये? सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी आप बोल रहे हो पॉसिबल है, बट इस स्ट्रक्चर में 4 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स को ये समझा ही नहीं पा रहे थे, ये बता ही नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों है। मैम एक बात बताइए, ऐसे स्ट्रक्चर बन क्यों रहे होंगे? क्योंकि बेटा यही इनका स्टेबल फॉर्मेट देखा गया, स्टेबल फॉर्मेट यही देखा गया। जब इनका हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी जब सब निकाल के देख रहे हैं तो यही असलियत में स्ट्रक्चर बन के आ रहे हैं, बट ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये स्ट्रक्चर गलत है, तो ये ऑक्टेट रूल प्रूव ही नहीं कर पा रहा था कि कई ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वो क्यों बन रहे हैं, तो ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। चलो, ऑड मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उन पे ये सही नहीं बैठ रहा था, है ना। जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन होना, किसी पे 7 इलेक्ट्रॉन होना, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन होना। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में ये वाले ऑड नंबर्स आ रहे थे ना, उन पे भी ये कई जगह पे, हर एक में नहीं पर कई केसेस में गलत आ रहा था। ऑक्टेट रूल डज नॉट अप्लाई टू मॉलिक्यूल्स विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज नाइट्रिक एसिड। अब अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड NO को अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के में ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन आ गए ओवरऑल मॉलिक्यूल पे। लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे ना तो आप फील ही नहीं कर सकते। देखो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसे है, मान लो रफ स्ट्रक्चर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब भी ये ऑड स्ट्रक्चर आ जाए, अब आप इसको लोन पेयर थोड़ी देखोगे। सोचो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, पर ये कैसा लोन पेयर है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए, ओवरऑल मॉलिक्यूल में कहीं पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उस टाइम पे तो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो लोन पेयर के हिसाब से हम चीजें समझ लेंगे, बट ऑड अगर इलेक्ट्रॉन आ गए, भाई लोन पेयर होता है तो क्या करते हो? लोन पेयर हटाते हो, बॉन्ड बनाते हो। बट जब आप कह रहे हो कि यार ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, अब 1 इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज डालोगे आप? ना तो उसे लोन पेयर की तरह देखोगे, ना तो उससे कभी बॉन्ड बना पाओगे। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो भी ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं कर पा रहा होता है, उससे स्ट्रक्चर ही आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि NO2 कैसे बनेगा? रफ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इसकी Q की वैल्यू मैं बोलूं निकालो तो कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन पे 5 होता है आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन में 6 होता है, 2 बार ऑक्सीजन है, कितना आ जाएगा? 12 और प्लस 5 17। कैसे फिल करोगे इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने? 17 है, 6 2 12, 13 14 15 16 17, हाँ। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कहाँ फिल कर दे? 15 16 17 कहाँ फिल कर दे? ये कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? ये क्या है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी पूरे मॉलिक्यूल में Q की वैल्यू आ रही है तो वो कभी सही नहीं हो पा रही इनके अकॉर्डिंग। वो क्या है? वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है? वो लोन पेयर थोड़ी हो सकता है। लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा। तो इसीलिए देखा ना आपने, हमने स्ट्रक्चर जो पढ़ा था वो NO2 माइनस का पढ़ा था। NO2 माइनस का पढ़ रहे थे हम, याद है किसी को? NO2 माइनस 1 का पढ़ रहे थे। कैसे आ रहा होगा? इस पे प्लस 1 कर दोगे तो 18 कर रहे थे हम। ऑड पे तो ये वैल्यू नहीं लग पाएगी, ऑड पे ये थ्योरी गलत हो जाती है पूरी तरीके से। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये थ्योरी गलत है। लेकिन ऑड किस में बेटा? मॉलिक्यूल में शायद मैंने अभी गलती से एक एग्जांपल दिया था कि नाइट्रोजन में 5, ऐसा नहीं, मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना,
ओवरऑल पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू की वैल्यू कभी नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो वो लोन पेयर बन ही नहीं सकता, एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा। अच्छा, एक्सपैंडेड ऑक्टेट रूल भी नहीं समझा पाए। एक्सपैंडेड ऑक्टेट रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी डायरेक्टली लिमिटेशन आती है, आपको पता है इसकी लिमिटेशन बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना ऑक्सीजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, कहां पे है बेटा, कहां पे है, 7 कैसे लिख दोगे? ऑक्सीजन क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,6 ही तो लिखोगे, 7 कहां से ले आ रहे हो भाई? चलो ऑलराइट, एक्सपैंडेड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपैंडेड रूल मतलब जो आप पढ़ के आए हो कि यार अभी तक लाइफ में ये चीज समझ के आए कि कोई भी एटम आउटर मोस्ट शेल में 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 तो चलो स्टार्टिंग के एटम्स हो गए, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, अदरवाइज 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होता है। आप ये नई थ्योरी लेके आ गए कि सेंट्रल एटम कहना है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये थ्योरी लेके ये आए क्यों होंगे? ये सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस वाले जितने कंपाउंड्स इनको दिख रहे हैं वो कंपाउंड्स सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं बाकी चीजों को, बॉन्ड एंगल वगैरह कोई भी चीज बता ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इन्होंने देखा यार डबल बॉन्ड लगाने पे चार्ज भी सही है, सब कुछ सही है, तो वही होगा, एक्सेप्शन मान लो इसको। बट ये एक्सेप्शन कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि किसी के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये कहानी सबको पता है कि सारे एटम्स अपने नोबल गैस की तरह बनना चाहेंगे, तो वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख कैसे रहा है, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख कैसे रहा है? ठीक है, अच्छा ये कह रहे हो 11 आएगा, ओके ओके सॉरी 11, ओके हाँ ठीक है, ऑड ही नंबर था, सॉरी। चलो, सो एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड द पीरियोडिक टेबल हैव 3D ऑर्बिटल्स दैट, जो मैंने आपको बताया ज्यादातर 3D जो आपका थर्ड पीरियड है उसमें आते हैं ये वाले एक्सेप्शंस, है ना। यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, दिस मींस दैट द आउटर मोस्ट शेल कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज कॉल्ड एन एक्सपैंडेड ऑक्टेट रूल। एक्सपैंडेड ऑक्टेट रूल का मतलब समझे, आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट रूल। और ये एक्सपैंडेड हो कैसे रहा है भाई, ये तो लिमिटेशन बन रही है, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, ये बचपन का प्यार थोड़ी है जो हम भूल जाएंगे, ये वाली चीज तो हमें बचपन से याद है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने नई चीज बता दी, तो ये गलत हो गई, गलत इन द सेंस लिमिटेड हो गई ये थ्योरी। ज्यादातर स्ट्रक्चर सही बने इससे, बट लिमिटेड हो गई, कई स्ट्रक्चर्स बन ही नहीं पा रहे थे। बोलो भाई, बोलो भाई आ रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन हीलियम जो है एक्सेप्शंस है, क्योंकि आप बोल रहे हो ऑक्टेट रूल, आपने अपने रूल का नाम ही रख दिया ऑक्टेट रूल, और आप ऑक्टेट रूल में बोल रहे हो हाइड्रोजन और हीलियम तो ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहे हैं, तो ये कौन सी बात हुई? ऑक्टेट रूल मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। अब ये तो आप फिर एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन आते जा रहे हैं ना। हैव द लोएस्ट एनर्जी व्हेन दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो ये भी एक्सेप्शन माना गया। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये तो छोड़ ही दो बेटा, ये तो छोड़ दो मतलब लिख लेना, छोड़ दो मतलब ये तो बात ही छोड़ दो। अभी आप आगे चल के समझोगे शेप कैसे निकलता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल का आप शेप समझोगे वीबीटी वगैरह से, वीएसईपीआर और एमओटी वगैरह से। इनके अकॉर्डिंग तो कोई भी शेप आप नहीं बता पाओगे। इनके अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन, वाटर ऐसे दिखता है, ये है वाटर, लो ये इनके अकॉर्डिंग वाटर है, इनको पता ही नहीं है शेप कैसे बताना है, जबकि रियलिटी में वाटर ऐसा दिखता ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं दिखता अभी हम आगे समझेंगे बॉन्ड एंगल में, बट ये शेप नहीं बता पाए किसी भी, और शेप ऐसा नहीं है कि ये नहीं बता पाए, आगे एक और थ्योरी आएगी वो भी शेप नहीं बता पाएगी, ठीक है। तो यस, ऑक्टेट रूल डजंट प्रिडिक्ट द शेप, किसी भी मॉलिक्यूल को आप बता ही नहीं सकते वो कैसे लगा हुआ है। भाई आप बोल रहे हो ऑक्सीजन ये है, लो, बट क्या पता रियलिटी में ऑक्सीजन ऐसे लगाओ, है ना, किस भी तरीके से लग सकता है, तो ये शेप ही नहीं बता पा रहे थे क्या है। रिलेटिव स्टेबिलिटी, ऑक्टेट रूल डजंट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल रिलेटिवली स्टेबल क्यों है ना। भाई मॉलिक्यूल अगर वो बना रहा है तो वो स्टेबल कैसे है, ये नहीं बता पा रहे थे। आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट रूल डजंट अप्लाई टू मॉलिक्यूल्स दैट हैव बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कौन सा होता है मैम, पोलर बॉन्ड पढ़ा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड के पास कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और थोड़ा बहुत पोलैरिटी आ जाती है जिससे उसके पास आयनिक कैरेक्टर भी होता है। ऐसे बॉन्ड्स को ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, ठीक है। तो बिकॉज नो बॉन्ड इज कंप्लीटली आयनिक और कोवेलेंट, आपको ये बात पता है, हम बोलते हैं ना ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है, बट इन रियलिटी कोई भी बॉन्ड दुनिया का हम बोलते हैं इन केमिस्ट्री, हम बोल देते हैं ऑफकोर्स ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इन रियलिटी नोट कर लेना कोई भी बॉन्ड ना ही तो 100% कोवेलेंट होता है और ना ही तो 100% आयनिक होता है। देयर इज नो बॉन्ड इन कंप्लीट केमिस्ट्री विच इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। बोला जाता है अगर आयनिक है तो कुछ परसेंट कोवेलेंट का जरूर रहा होगा, और अगर कोवेलेंट है तो कुछ परसेंट आयनिक का जरूर रहा होगा। देयर इज नो बॉन्ड विच इज कंप्लीटली आयनिक और कोवेलेंट, यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बॉन्ड अगर ओवरऑल आयनिक और कोवेलेंट है ही नहीं तो आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो बॉन्डिंग को। तो ये कुछ एक्सेप्शन है भाई, मिस एक्सेप्शन ने बहुत सारे एक्सेप्शन बता दिए, आ गए कि नहीं सारे एक्सेप्शंस, बोलो भाई, हटा दे स्लाइड। ऑक्टेट रूल किसको किसको अच्छे से क्लियर हो गया है कि भाई कोई भी क्वेश्चन चाहे थ्योरी पूछ ले,
चाहे क्वेश्चन पूछ ले, चाहे स्ट्रक्चर पूछ ले, चाहे चार्ज पूछ ले, कुछ भी दुनिया की चीज पूछ ले, किसको किसको ऑक्टेट रूल क्लियर हो गया है। मुझसे ये बात बोला करो कि मैम जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ाओ, ये सुन के बहुत ही गुस्सा आ जाती है, मेरा तो दिल टूट जाता है ये सुन के, मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाती है ये सुन के। ये मत बोला करो, बस तुम ये मत बोला करो जल्दी चैप्टर करा दो, क्योंकि यार तुम क्लियर करने आए होते तो करा देते, बट तुम तो क्लियर करने आए हो ना, ये मत बोलना हम क्लियर ही करना है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसी बात मत बोला करो कभी भी, ठीक है। ऐसे मेरी कहते हैं ना, खलाया मत करो मेरी कभी भी, तुम साथ दिया करो मेरा। क्लियर हो गया ना, परफेक्टली क्लियर हो गया, अच्छे से आ गया समझ में, आगे बढ़ जाए। चलो, पता है तुमको, कह रहे मैम आप थक गई हो क्या? मैं थकी नहीं हूँ, मैं सो के आई हूँ। मैं आज एग्जैक्ट, आपकी क्लास है 8 बजे होती है ना, और मैं आज ऑफिस में आई हूँ 7:55 पे। देख रहे हो आप टाइमिंग की मैं कितनी पक्की हूँ, मतलब आप समझे कितनी पक्की हूँ मैं टाइमिंग की। और मैं उसमें हाफ एन आवर की नैप लेके आई हूँ पूरा प्रॉपर, मतलब मैं सोई हूँ 7:15 पे, 7:15 पे मैं सोई हूँ, सोचो 7:15 रात के, शाम के 7:15 पे मैं सोई थी प्रॉपर, अलार्म लगा के। मैं हर 10 मिनट का अलार्म लगाती हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में अलग ही अलार्म की, मतलब मेरे फोन में सबसे ज्यादा जो ऐप यूज हो रहा है वो अलार्म का ऐप है। हर 15 मिनट का मुझे अलार्म लगाना होता है, पता नहीं मेरे कौन सी दुनिया की चीजें चल रही है ना। खाना खा रही हूँ तो 20 मिनट का अलार्म लगा दिया, टीवी देख रही हूँ 20 मिनट का अलार्म लगा दिया। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो ऐप यूज हो रहा है, लोगों के में इंस्टाग्राम होता है, लोगों के में फेसबुक होता है, किसी में यूट्यूब होता है, मेरे में अलार्म है सबसे इंपॉर्टेंट। हर 10 मिनट का अलार्म पता नहीं किस चीज का लगाया हुआ है मैंने, मुझे खुद नहीं पता होता है। तो मैंने कितने 29 मिनट कुछ का, 29 या 30 मिनट्स का अलार्म लगाया हुआ था। फिर मैं उठी, जल्दी जल्दी से रेडी हुई, रैपिड फटाफट 7:55 पे एग्जैक्ट ऑफिस पे हूँ। समझ रहे हो तुम लोग, है ना? अस मोमेंट हो गया क्या यार, ये अस मोमेंट हो गया क्या हम लोगों के साथ? तुम लोग भी ऐसा करते हो? मुझे लगा ऐसा सिर्फ मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, हर चीज तुम लोग भी ऐसा करते हो, क्या बात है यार। यही तो हमारा दिल से दिल का कनेक्शन हो गया, मतलब तुम समझ रहे हो। ऐसे ही थोड़ी तुम लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझको, ये हम लोग आलसी हो गए हैं। जैसे ये बहुत ही मॉडर्न जमाना आ चुका है। तुमको पता है मुझे कभी टीचर बनना नहीं था, बट फिर मुझे समझ में आया टीचर बनने के बाद कि यार ये कुछ टीचर सीरियस होते थे, मतलब इंसान ही तो है यार। मैं भी तुम लोग की तरह ही एकदम हूँ। क्या कहते हो, स्टूडेंट बन जाऊँ वापस से? नहीं यार, मुझे तुमको पढ़ाना है, ठीक है। पहले नहीं बनना था, अब तो टीचर बन गई हूँ ना, अब तो खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में, खुश रहना चाहिए मुझे। ठीक है, तुम लोग भी हर 10 मिनट का अलार्म लगाते हो, क्या बात है यार, क्या बात है। अनक्वाड्रेट्रियम गाइस, अनक्वाड्रेट्रियम U2, ठीक है। ये बहुत अस मोमेंट हो गया हम लोग के साथ। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मतलबी बच्चे और मतलबी मैम जो हैं, हम कह सकते हैं वो सबसे ज्यादा जो ऐप यूज करती हैं वो अलार्म है। क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड में, ठीक है, वेरी गुड। चलो ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने यहां तक एक स्ट्रक्चर समझ लिया, कोवेलेंट बॉन्ड समझ लिया। अब आते हैं एक नए टाइप के बॉन्ड में। खैर हम ये बॉन्ड पहले भी मैम आपको एक इंट्रोडक्शन में समझा चुकी थी, बट थोड़ा सा और समझो इसके बारे में। नेक्स्ट है अनक्वाड्रेट्रियम गाइस, अनक्वाड्रेट्रियम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्यार है हमारा गाइज, ये हमारा प्यार है, इसको इतनी जल्दी नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अब हमको प्यार हो चुका है, प्यार एक दूसरे से, है ना। वेरी गुड। चलो अच्छा यहाँ आ जाओ वापस से। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अच्छा, टाइप ऑफ तो बॉन्ड है, ऑफ कोर्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। अब यहाँ पे अमीर गरीब होते थे, याद है कि नहीं याद है? लेकिन ये वो रिलेशनशिप था, वो दोनों सेटिस्फाइड है। भाई तुम पैसा खर्च करो हम पे, जो खर्च कर रहा है उसे भी दिक्कत नहीं है, जिस पे खर्च कर रहा है उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिलेशनशिप भी स्टेबल ही माना था हमने। अनस्टेबल तो वो थे जो बेचारा एक खर्च कर रहा है, वो चाह नहीं रहा खर्च करना, और दूसरा करवा रहा है खर्च, और वो भी नहीं वो चाह रहा है कि खर्च होता रहे। ये वाले में अनस्टेबल था, है ना। ये तो मैम स्टेबल ही माना जाएगा। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो, मतलब एक को इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी, और वो इसलिए रेडी क्योंकि वो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉन देके, और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी है, और वो लेने के लिए भी इसलिए रेडी है क्योंकि वो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। तो ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये हमेशा एक मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है। जैसे कोवैलेंट दो नॉन मेटल्स के बीच में होगा, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। यस मैम। तो फॉर्मेशन करेंगे हम आयनिक बॉन्ड का। अच्छा, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है मैम? एक कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वन ऑफ द एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, है ना, टू फॉर्म कैटायन। कोई भाई मान लो एक्स एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो वो बन गया एक्स पॉजिटिव, है ना। तो ये एक मेटल कहलाएगा कि मैम ये एक मेटल था, है ना। और क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये एक कैटायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैटायन कहलाएगा।
चलो मैम नेक्स्ट बताओ। चलो एक वाई एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसने बना दिया वाई नेगेटिव, है ना। तो ये वाई जो है, ये जो वाई है ये मेटल कहलाएगा, सॉरी नॉन मेटल कहलाएगा। और जो वाई नेगेटिव है उस पर नेगेटिव आयन है तो ये एन आयन कहलाएगा। ट्रिक याद कराई थी मैंने आपको, एन आयन मतलब अ नेगेटिव आयन, एन आयन मतलब अ नेगेटिव आयन, ठीक है। तो एन आयन नेगेटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, ठीक है ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं और यही दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये आपस में मिल जाएंगे बेटा, ये तू मिले दिल खेले और जीने को क्या चाहिए, तो ये बन जाएंगे अपना बॉन्ड। जीने को उसको और कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, बस उसको एक बॉन्ड ही चाहिए था, ठीक है। अदर एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन और एनायन बन जाता है, जैसे मैम ने बताया। ये कैटायन एनायन आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, अच्छा नोट कर लो एक्स्ट्रा नॉलेज, इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड पहले तो एक ही होता है बेटा, चाहे मैं इलेक्ट्रोवैलेंट बोलूं चाहे मैं आयनिक बोलूं, दोनों एक ही बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है मैम इसमें, कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है वो होता है वीक वैन डर वाल फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कोवेलेंट में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये याद रखना। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवेलेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। वहां पे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ठीक है। चलो गाना गा दूं तुम लोग के लिए, गाना यार ऐसा कोई गाना एक दिन गाऊंगी, ऐसा कोई अच्छा मोमेंट निकालेंगे हम गाने के लिए प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि मतलब मैं ऐसे टाइम पे गाना चाहती हूँ जब तुम ये ना कह पाओ कि यार हम नहीं जानते इस टीचर को, तब तक तुम लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाओ, तो प्यार में क्या होता है गलतियां भी छुप जाती हैं। तो मतलब ऐसे टाइम का वेट कर रही हूँ मैं, अभी मुझे लग नहीं रहा तुम्हारा ऐसा वाला टाइम आ चुका है, समझ रहे हो। ऐसा टाइम होना चाहिए जब मेरी गलतियों को तुम इग्नोर करना सीखो, तो वो तो गलती जैसे ही मैं गाऊंगी तो वो गलती ही लगेगी तुम्हें, तुम अपने कान वान बंद करोगे, है ना। तो वो तभी गाएंगे जब तुम लोग उसको माफ कर पाओ, ठीक है। ऐसे फिर ये नहीं कि मैम आपकी वजह से खून आ गया था, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, कान खराब, नहीं नहीं, तब नहीं तब नहीं तब नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। बस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, खैर अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिसके पास 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो यस मैम, बाकी नोबल गैस तो स्टेबल होती है, ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द आयनिक बॉन्ड। अच्छा सुन लो क्या लिखा है, कैटायंस एंड आयंस जो है वो लॉस और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी बनती है नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर, बट इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। ऐसा नहीं कि ये नेसेसरी कंडीशन है, कुछ ऐसे भी आयंस होते हैं बेटा जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी दिखाते हैं। ये कौन से आयंस होते हैं मैम, जैसे कि आप सोडियम प्लस को देख लो, अब सोडियम प्लस तो ऑलरेडी बन गया अपना, क्या बन गया, ये तो मैम सोडियम +1 जो है ये ऑलरेडी अपना बन गया एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, इन शॉर्ट मतलब, है ना। तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है तो फिर वो कोई गेन या लूज आगे नहीं कर सकते, है ना। तो ये होता है। खैर लैटिस एंथैल्पी जानिए। अब देखो लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, छुट्टी नहीं होगी यार, 9:30 तक होगी, ठीक है ठीक है ठीक है, छुट्टी नहीं होगी, 9:30 तक होगी छुट्टी, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगी। मैं सेंट्रल एटम बन चुकी हूँ, 9:30 से ज़्यादा टाइम ले सकती हूँ, कम नहीं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं लैटिस एंथैल्पी पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो वैसे तो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बस कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझो क्या होता है लैटिस एंथैल्पी। रंजीत कह रहे हैं कि मैम इनर्ट गैस का मतलब बता दीजिए। बेटा रंजीत शुक्र मनाओ कि तुम मेरे पापा वाला नाम लिए हुए हो, वरना अभी तुम मुझसे इतना कुछ सुनते, वो तो तुम नाम की वजह से आज बच गए। आज आप केवल और केवल नाम की वजह से बचे हो, अगली बार नाम चेंज करके क्वेश्चन पूछना तो मैं तुमसे कुछ बोल पाऊंगी, अभी नहीं बोल सकती, पापा का नाम है ना ये। इतना पिटोगे तुम, नोबल गैस पूछ रहे हो, नोबल गैस तुम 11th क्लास में आके पूछ रहे हो, हाँ 7th क्लास के बच्चे को पता होता है। आउटर मोस्ट शेल में जिसके कंप्लीट ऑक्टेट हो जाए, आउटर मोस्ट शेल बैलेंस्ड हो जाए, दैट इज अपना नोबल गैस, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे नोबल गैस है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, ठीक है। अपेक्षा सिंह कह रही है मैम आप इतना खुश कैसे रह लेते हो। बेटा जब लाइफ में ना बहुत ही ज्यादा दुख हो तो खुश रहने की एक्टिंग उस इंसान से अच्छा कोई नहीं कर सकता। वाह वाह कर लो यार, कुछ तारीफ करो, कितनी बड़ी बात कह दी है मैंने, समझ रहे हो। जब कोई इंसान तुमको आसपास बहुत खुश दिख रहा हो ना, समझ जाना बेटा उसके लाइफ में दुख ही दुख है, तो वो एक्टर हो जाता है वो एक तरीके से, समझ रहे हो तुम लोग। जिसकी लाइफ में बहुत दुख होता है वो ऐसे ही खुश रहता है एकदम सेम तरीके से। देखा दुख, देखो दुख खत्म ही नहीं होते,
दुख तो खत्म ही नहीं होते मेरे, शुरू ही रहते हैं हमेशा, खत्म नहीं होते कभी भी, है ना। हाँ ये हुई ना बात, वही मैं सोचूं तुम लोग इसमें तारीफ क्यों नहीं कर रहे हो मेरी। कौन कौन है मेरी तरह जो अपनी लाइफ में बहुत एक्टिंग कर रहा होता है, हार्ट टचिंग लाइन्स है ये। तुम्हें जो भी अपना दोस्त बहुत खुश दिखा करे ना, उसको हमेशा बहुत प्यार दो, क्योंकि जो खुश है और दूसरों को खुश कर रहा है, उसके खुद की जिंदगी बड़ी खराब चल रही होती है उस टाइम पे बहुत ही खराब जिंदगी में होता है वो इंसान, समझ रहे हो। मुझे एक बार एक इंसान कहता, यार आप हमेशा हंसते रहते हो, आप तो कोई दुखी नहीं है, एटीट्यूड है, ये है वो है। मैंने कहा शुक्र मनाओ बस मेरी लाइफ में तुम नहीं हो, तुम्हारी लाइफ मेरी तरह नहीं है, ये तुम शुक्र मनाओ। मतलब जिस दिन हो जाएगी ना बेटा, आंसू नहीं रुक सकते तुम्हारे। खैर खैर खैर, वापस से इस मोमेंट हो गया। अरे यार आज ये क्या हो गया है, आज ऐसे मैं सो वो के आ गई हूँ तो तुम लोग खुश हो गए क्या, ऐसे आज मोमेंट बहुत सारे मिलते जा रहे हैं। चलो गाइस वापस से अनक्वाड्रेट्रियम, हम तो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारी केमिस्ट्री की अलग लैंग्वेज चल रही है, क्लियर, अनक्वाड्रेट्रियम, है ना, आ गया, सब अलग लैंग्वेज, दूसरे गोला से हम लोग, केमिस्ट्री वाले गोला से। चलो भाई वापस आते हैं हम, आज मोमेंट हो गया, ठीक है गाइस, वापस से अनक्वाड्रेट्रियम। समझ नहीं आ रहा हम और आप जो आज मोमेंट कर रहे हैं वो अच्छी बात है कि हम लोग की लाइफ अच्छी चल रही है, खराब बात है कि सही नहीं चल रही है, समझ नहीं आ रहा लाइफ में। चलो खैर जो भी हो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश। अरे ओ मच्छर है, अच्छा चले जाओ मेरी स्क्रीन से। चलो वापस आते हैं, वापस आ जाओ गाइस, वरना ऐसा ना हो जाए आज मोमेंट इसमें भी तो बनाना है, तुम्हें भी तो टॉपर बनना है, टॉपर तो तुम्हें भी टॉपर ही बनना है ना। मैं बचपन से मैंने टॉप किया अपनी क्लास में, प्ले ग्रुप से लेकर के, किसी दिन मार्कशीट की फोटो डाल दूंगी, एकदम टॉपर बचपन प्ले ग्रुप से लेकर के, झूठ नहीं बोलूंगी यार, 10th तक, 11th 12th में तुमको सच नहीं बता सकती, बहुत अच्छे नंबर लाई थी। यहाँ आ जाओ, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। अब देखो यार, एक एनर्जी है, ऑफ कोर्स एंथैल्पी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। जब तक आप डायनेमिक्स नहीं पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते हो, तब तक आपको एंथैल्पी का बहुत ज्यादा एज सच रटने समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल लैटिस एंथैल्पी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ओनली, अभी के लिए इतना जान लो। बट ये है क्या, हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली एनर्जी पढ़ी, हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाली एनर्जी पढ़ी, हमने बॉन्ड डिसोशिएट करने की भी एनर्जी, आप जानते हो कि बॉन्ड को तोड़ देने में कुछ एनर्जी लगेगी, है ना, अलग अलग एनर्जी होती है ना, यस मैम, अलग अलग एनर्जी होती है। तो ये लैटिस एनर्जी कैसी एनर्जी है, देखो लैटिस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, आयनिक बॉन्ड सब समझ गए क्या होता है। मैं एक कोई बना के दिखाऊं क्या आयनिक बॉन्ड, बोलो कोई आयनिक बॉन्ड ऐसी बना के दिखा दूं जल्दी से, चलो बना लो, NaCl का आयनिक बॉन्ड बनाओ, NaCl का आयनिक बॉन्ड बनाओ। कौन कौन चाहता है आज क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा चले, इन द चैट बॉक्स। इसमें आज मूवमेंट है या नहीं आज पता चल जाएगा। Na मैम आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन, सॉरी Na सोडियम क्या होता है 2,8,1। वैसे आप SPDF में लिख के आना, बट इन केस आपको पता है कि मैम जो बता रही है जब तक 20 तक के एलिमेंट्स हैं तब तक आपका KLMN चलेगा, सही होता है वो, लेकिन लिखते टाइम आप SPDF लिख के आ जाना, ठीक है। वो तो एग्जामिनर को थोड़ा सा बेवकूफ तुमको बनाना पड़ेगा, जल्दबाजी के लिए आपको एग्जामिनर को थोड़ा बेवकूफ बनाना है, बट रियलिटी आप जानते हो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, चाहते हो ना। इसमें आज मूवमेंट नहीं किया यार तुम लोगों ने, बहुत ही ज्यादा मतलबी बच्चे हो तुम लोग, तो आज नेगेटिव वाले हो गए। क्लोरीन आएगा आउटर मोस्ट शेल में 2,8,7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये आपस में मिलेंगे, कैसे बन जाएंगे, एक सोडियम ने एक क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया, बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैम ये रियलिटी में क्या हो रहा होगा कि मैम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, देखो, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल, तो सोडियम और प्लस क्लोरीन, ऐसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, +1 आ गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, -1 आ गया, मिलके बना दिया सोडियम क्लोराइड NaCl, ये हो गया इसका एक बॉन्ड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनेगा पता है, कैल्शियम 2,8,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को इधर देना है और एक इलेक्ट्रॉन इधर देना है। क्यों देना है मैम, क्योंकि देखो क्लोरीन होता है 2,8,7, इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कैल्शियम पे आएगा +2, और 2 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो दोनों क्लोरीन पे आएगा -1, और ये मिलके बना देंगे CaCl2, है ना। अगेन आपका 10th का कॉन्सेप्ट है, फिर भी समझ में आना चाहिए। खैर अब हम वापस आते हैं लैटिस एंथैल्पी जो हम पढ़ रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को,
सोडियम क्लोराइड बना के देखा, उसी से आप पूरा लैटिस एंथैल्पी को समझना। सोडियम क्लोराइड से आप पूरा लैटिस एंथैल्पी को समझ लो। लैटिस एंथैल्पी वाला वैसे तो मुझे आज बॉन्ड पैरामीटर्स भी पढ़ाने थे, बट ठीक है, लैटिस एंथैल्पी तक समझ के चलो। चैप्टर को भगाना नहीं है फालतू में, समझ में आना चाहिए, ऐसे पढ़ना है। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? पहले तो ये मैम एक एनर्जी होती है। एंथैल्पी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ओनली। अभी के लिए ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? कोई भी आयनिक कंपाउंड जब बन रहा है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जब बना, मान लो Na और Cl मिले आपस में, एक Na Cl से मिला और इसने बना लिया NaCl, तो 1 मोल क्यों बोल रहे हैं यार? देखो आपको पता है हर चीज कुछ ना कुछ यूनिट के टर्म्स में देख सकते हैं ना। तो इस 1 मोल NaCl को तोड़ने में मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको आप बोलते हो लैटिस एनर्जी। क्या है लैटिस एनर्जी? 1 मोल आयनिक बॉन्ड, किसी भी आयनिक बॉन्ड के 1 मोल को तोड़ने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो है लैटिस एनर्जी। अब वापस से मेरी बात को सुनना, इसको एक और तरीके से बोला जाता है कि जब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इनको जो एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये कंबाइन कर पाए, उसको भी आप लैटिस एनर्जी ही बोलते हो। मतलब दोनों ही एक ही बात है। या तो जो जोड़ने में एनर्जी दे रहे हो वो लिख दो, या तो जितनी तोड़ने में एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी तो बराबर ही रहेगी ना भाई। सोडियम और क्लोरीन आपस में, जब आयनिक स्टेट की बात होती है, ये आयनिक स्टेट की, जब सोडियम +1 आयन क्लोरीन -1 से मिलेगा, है ना, गैसियस स्टेट में बोल सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एनर्जी दी उसको जोड़ने की वो भी लैटिस एनर्जी कहलाती है। और चाहे ऐसे बोल लो कि जो सोडियम क्लोराइड बन गया उसको तोड़ने की जो एनर्जी दोगे वो भी लैटिस एनर्जी ही कहलाती है। तो बेसिकली एक बॉन्ड जोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो या फिर उसके 1 मोल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि दोनों एक ही बात है भाई, जितनी एनर्जी जोड़ने में लगाओगे उतनी ही तो तोड़ने में लगाओगे, तो एक ही बात है ना। तो ये होती है आपकी लैटिस एनर्जी, या जिसे आप बोलते हो लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है मैम, वापस से बताओ इसको। थ्योरी क्वेश्चन समझ नहीं आता? चलो एक दिन थ्योरी क्वेश्चन का क्लास ले लूंगी पक्का। लैटिस एंथैल्पी, वैसे भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आपके संडे को कुछ टाइम पे लगवाने लगूंगी, अभी नहीं, लेकिन जैसे इस बार मैं शायद 12th की लगवाऊं, नेक्स्ट संडे या उसके बाद से आपकी भी लगवाने लगूंगी, ठीक है, ताकि जो रक्षाबंधन या ऐसी कोई छुट्टी मिलती है तो कोशिश करेंगे कि हम उसको कवर कर ले पहले ही, है ना, मतलब कोई छुट्टी ही ना मिले पूरे साल में तुमको। चले यहाँ हो जाओ। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक सॉलिड, बट इट डिपेंड्स ऑन आर वो कोर्स कैसा चल रहा है। कोर्स अच्छा चलेगा तो कोई जरूरत नहीं है। लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड, नोट करिएगा क्योंकि डेफिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। 1 मोल, ये सॉलिड बन के आ गया, 1 मोल किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, किस में तोड़ने के लिए? उसके गैसियस स्टेट में, उसके गैसियस स्टेट में तोड़ने के लिए आप जो एनर्जी दोगे उसे कहते हो उसकी लैटिस एंथैल्पी, उसे कहते हो उसकी लैटिस एंथैल्पी। मैम वापस से, लैटिस एंथैल्पी किसी भी आयनिक स्ट्रक्चर की, है ना, एक आयनिक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये एक मैंने NaCl का स्ट्रक्चर बना दिया, मान लो, है ना, ये Na के एटम्स हैं एक जगह, Cl के एटम्स, इस तरीके से लैटिस स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी इसकी क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी किसी भी आयनिक सॉलिड की क्या होती है? डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू ब्रेक या टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल, इसका 1 मोल, 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयंस, उसको आप बोलते हो लैटिस एंथैल्पी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि लैटिस एंथैल्पी निकालने का कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं होता। देयर इज नो डायरेक्ट वे टू फाइंड लैटिस एंथैल्पी। हम लैटिस एंथैल्पी किसी भी डायरेक्ट तरीके से कभी निकाल ही नहीं सकते, कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसका, उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो कैसे निकालते हैं? अब आता है टॉपिक बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल क्या है? लैटिस एंथैल्पी को निकालने का इनडायरेक्ट तरीका होता है बॉर्न हेबर साइकिल को पता करना या कैलकुलेट करना। नोट करिए, बॉर्न हेबर साइकिल इज एन इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। कोई बोले बॉर्न हेबर साइकिल क्यों होती है, तो कहना लैटिस एंथैल्पी जो होती है ना उसको डायरेक्टली कोई फॉर्मूला ही नहीं पता हमें उसका, तो हम उसको बॉर्न हेबर साइकिल से निकाल सकते हैं। मैम एक बार और समझो लैटिस एंथैल्पी। देखो जिसको आ गया वो क्लियर लिख दे जल्दी से, क्योंकि जिसको नहीं आया उसके लिए रिपीट करने जा रही हूँ। क्या होता है लैटिस एंथैल्पी? मैम लैटिस एंथैल्पी इज द ऑफ एन आयनिक सॉलिड कंपाउंड, ऑफ कोर्स एक आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, है, इज डिफाइंड एज द जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेट, जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है कंप्लीटली इसको सेपरेट करने के लिए, है ना, कंप्लीटली सेपरेट क्या मैम? 1 मोल किसी भी कंपाउंड का, सॉलिड कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का 1 मोल किसमें मैम? किसमें तोड़ के? इनटू इट्स गैसियस आयन,
मतलब NaCl सॉलिड जो है उसको तोड़ के Na गैशियस स्टेट में और Cl गैशियस स्टेट में ले जाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी? देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। तो कैसे निकालेंगे मैम हम? बॉर्न हेबर साइकिल से। क्लियर आ गया मेरे पास? बहुत सही, वेरी गुड। अब हम समझते हैं बॉर्न हेबर साइकिल को। चलो मैं बॉर्न हेबर साइकिल को उधर ना रीड करके पहले आपको समझा के देखती हूँ, ठीक है? देखती हूँ मतलब बताती हूँ समझा के। चलो, एक बेटा सोडियम है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, एक क्लोरीन है सॉलिड स्टेट में, Cl2, क्लोरीन तो Cl2 के फॉर्म में आता है ना सॉलिड स्टेट में, और इससे मिलके बनता है बेटा NaCl सॉलिड स्टेट में। अब मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। कई जगह पे डेल्टा HF लिखा रहेगा यहाँ पे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या है मैम? ये नेगेटिव होगा, निकलेगा। सुनना मेरी बात, जब सॉलिड सॉलिड आपस में मिलते हैं तो जो एनर्जी होगी वो लैटिस एनर्जी नहीं होती। देखो, जब मैम ने बोला कि Na गैशियस स्टेट में है, क्लोरीन गैशियस स्टेट में है, मिलके NaCl बना रहे हैं सॉलिड स्टेट में, इस टाइम पे इसको जोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी है। क्यों मैम? क्योंकि ये गैशियस स्टेट में है। ओरिजिनल स्टेट तो इसकी सॉलिड होती है सोडियम की। जब ओरिजिनल स्टेट में तब जो एनर्जी निकलेगी वो हीट एंथैल्पी होती है, डेल्टा HF, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन। कंफ्यूज नहीं होना, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन तब होता है जब ये अपने ओरिजिनल स्टेट में है सारे, और जब रिएक्टेंट्स गैशियस स्टेट में आ जाएंगे तब उस टाइम पे जो एंथैल्पी होती है वो आपकी लैटिस एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है? खैर चलो, खैर कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसे पूछा नहीं जाता, ठीक है? बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज अगेन थी ये, बट हम समझते हैं फिलहाल लैटिस एंथैल्पी होता क्या है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर कभी भी NaCl डायरेक्ट बनाते ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये सोडियम क्लोरीन से मिला है डायरेक्टली और ये बना रहा है लैटिस एंथैल्पी, तो ये गलत है, ये गलत है। ये लैटिस एंथैल्पी इस तरीके से बनाता ही नहीं है। बॉर्न हेबर साइकिल आप पढ़ने जा रहे हो, ये इस तरीके, ये क्लोरीन गैशियस स्टेट में होगा, है ना? क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में ना, Cl सॉलिड के फॉर्म में होता है, हमने Cl2 लिया है, ठीक है? रुक जाओ यार, छुट्टी क्या, 9:30 तो बजने दो। जबरदस्ती की छुट्टी 9:30 के पहले बिल्कुल भी नहीं होगी छुट्टी, कोई मनमानी आज नहीं चलेगी तुम लोगों की। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आप इसको NaCl बना कैसे रहोगे? ये प्रोसीजर होता है हेबर साइकिल में, बॉर्न हेबर साइकिल में। सोडियम पहले बेटा सोडियम से सोडियम गैशियस स्टेट पे पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि गैशियस स्टेट में कंबाइन होगा तभी तो वो कहलाएगा हमारा लैटिस एंथैल्पी। सोचो, सोडियम सॉलिड को सोडियम गैशियस स्टेट में कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या करें बेटा हम ऐसा? कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्या करोगे कि जो चीज सॉलिड स्टेट में उसको आप गैशियस में कन्वर्ट कर दो? सोचो क्या किया जाता है, ऐसा क्या करें कि सॉलिड को हम गैशियस में बदल दें, है ना? है ना? सबको पता है, सबको पता है मैम, सब्लिमेशन। सॉलिड अगर गैशियस में जा रहा है मैम तो सब्लिमेशन किया होगा, तो बस, तो यहां पे लगता है सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, वैसे कई जगह पे इसको डेल्टा HS से भी लिख देते हैं, तो हम वही लिख देते हैं डेल्टा H सब्लिमेशन, यानी कि जो भी हीट सब्लिमेशन में आपने लगाई होगी, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। हीट कर दो मतलब सब्लिमेशन, है ना? तो जो भी हीट आपने सब्लिमेशन में लगाई होगी। यस मैम, आगे बढ़ोगे आप, ठीक है? अब आप इसके आगे बढ़ोगे, सोडियम से सोडियम पहुंचे। अच्छा एक बात बताओ, सोडियम कभी किसी से तो रिएक्ट करेगा नहीं भाई, आयनिक बॉन्ड बनाना है तो सोडियम +1 के फॉर्म में होना चाहिए, है ना? या चलो यहीं पे अभी रोक दो, अभी यहाँ पे समझो। क्लोरीन को सोचो क्या करोगे? अच्छा यहाँ पे क्लोरीन हाफ लगेगा, आगे यहाँ पे क्लोरीन के आगे हाफ भी लगेगा। मैम हाफ क्यों लगेगा? आपको पता है बैलेंस इक्वेशन लिखोगे आप, है ना? तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्लोरीन किसी से रिएक्ट करके कभी Cl2 के फॉर्म में रिएक्ट करेगा? आप खुद से सोचो ना, Na+ और Cl- रिएक्ट करके बनाते हैं NaCl। Cl2 कहां से बीच में आएगा? Cl2 थोड़ी, हमें तो Cl नेगेटिव चाहिए, तो पहले Cl2 को Cl में कन्वर्ट करो, Cl2 को Cl में कन्वर्ट करो, Cl के स्टेट में, गैशियस स्टेट में। अब 2 Cl है, आपको एक Cl आपको अलग करना है उन दोनों को, तो उनके लिए क्या करोगे? सोचो ऐसा क्या करोगे कि Cl2 Cl बन जाए, अलग अलग क्लोरीन बन जाए, क्या करोगे? उसको मैम तोड़ोगे आप, भाई Cl2 मतलब ये, तो इसको डिसोशिएट करोगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी दोगे वो होती है डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी दोगे वो होगी डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ लिख देती हूँ डिसोसिएशन एनर्जी दोगे आप इसको ब्रेक करने के लिए। क्या दोगे? डेल्टा H डिसोसिएशन, है ना? क्या दोगे? डेल्टा H डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एनर्जी, है ना? यहाँ पे जैसे हाफ है तो हाफ टाइम डिसोसिएशन एनर्जी दोगे, तो ये क्लोरीन में कन्वर्ट होगा। अब इस क्लोरीन से आगे बढ़ोगे, अब सुनना,
सोडियम और क्लोरीन तो रिएक्ट करेंगे नहीं, सोडियम का आयन और क्लोरीन का आयन रिएक्ट करेगा, है ना। तो सोडियम +1 बनाना है आपको, सोडियम को सोचो, सोडियम से सोडियम +1, क्या कर रहे हो मैम, सोडियम से +1, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया होगा आपने, मतलब भाई इलेक्ट्रॉन हटाओगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए कौन सी एनर्जी देते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसकी डेफिनेशन बता दी मैम ने? किसकी डेफिनेशन लगा दी मैम ने? बता दो भाई चैट बॉक्स में जल्दी से, कौन सी डेफिनेशन बता के गई है मैम? यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी दे दी तुमने, कौन सी एनर्जी होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, आयनाइजेशन एनर्जी। इट विल बी इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जिसको आप बोलते हो IE से, है ना, तो IE लिख दो। आ गई ना भाई, एनर्जी निकालनी, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन दोगे। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, क्लोरीन को बनाना है Cl नेगेटिव में, मैम नहीं बताएंगे, आप बताओगे कौन सी एनर्जी देंगे बेटा हम? क्लोरीन को Cl -1 में कन्वर्ट करना है, मतलब क्लोरीन उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, क्लोरीन है उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। चलो मैं डेफिनेशन बताती हूँ, हिंट दे देती हूँ, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। भाई इस बार इलेक्ट्रॉन देना है, कौन सी एनर्जी होगी? वेरी गुड, क्या बात है यार, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको आप बोलते हो EA से, ठीक है। इसको मैं हटा दे रही हूं अभी, ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रही हूं। अब सुनना, बस खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो, खत्म होने वाला है। ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे मैम? ये बना देंगे NaCl। और इसको कंबाइन करने के लिए जो एनर्जी दी होगी वो आपकी कहलाएगी कौन सी एनर्जी? कंबाइन करने के लिए मैम जो एनर्जी आप दोगे वो कहलाएगी लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। बस यही होती है लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी क्या है मैम? जब आपने सब्लिमेशन एनर्जी दी, आयनाइजेशन एनर्जी दी, डिसोसिएशन एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी, ये सब जब आपने दिया तब आपने बनाया NaCl। तो 1 मोल NaCl बनाने के लिए, Na और Cl के लिए जो आपने एनर्जी दी होगी इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड बनाने के लिए, वही आपकी कहलाती है लैटिस एंथैल्पी। सेम चीज बेटा यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। ये दोनों आपस में मिल गए, बन गई लैटिस एंथैल्पी, बन गई लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। बोलो आया कि नहीं, आया कि नहीं? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में किसको किसको ये चीज समझ में आ गई। इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स जल्दी से बताओ। अब सुनो, इसमें कई बार डेल्टा HF निकालने को देगा, बोलेगा डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन बताइए कितनी लगी। डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ लिख दूँ? चलो यहीं यहाँ पे कर देती हूँ, ये नोट कर लेना, ठीक है। अब इसमें आपसे बोलेगा डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन बताइए कितना लगा। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन वो कैसे निकलता है? आपने क्या क्या दिया है मैम? आपने सब्लिमेशन एनर्जी दी हमने, प्लस हमने मैम आयनाइजेशन एनर्जी दी, प्लस मैम हमने कुछ डिसोसिएशन एनर्जी दी। अब सुनना, डिसोसिएशन एनर्जी दी, यस मैम। व्हाट इज बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? मैम प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दो। नहीं, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैम नहीं लिखेंगे, मैम लिखेंगे माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाई मैम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। क्या भूल गई मैम आप? ये तो वो एनर्जी जो रिलीज हुई होगी। भाई ये एनर्जी हम दे रहे हैं, ये एनर्जी हम दे रहे हैं, ये एनर्जी हम दे रहे हैं, पर ये एनर्जी तो रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो रिलीज होती है ना, रिलीज होती है, तो ये नेगेटिव होगी। भाई इसको हम माइनस करेंगे, हम दे नहीं रहे, ये तो निकल रही है बाहर, तो माइनस। अच्छा लैटिस एंथैल्पी क्या है? ये भी माइनस में रखोगे आप। क्यों मैम? क्योंकि इसको तोड़ने के लिए आप जो एनर्जी दे रहे हो उसको आप बोलो लैटिस एंथैल्पी, है ना। तो जोड़ते टाइम आप क्या बोलोगे? जोड़ते टाइम तो बाहर निकली होगी ना। भाई तोड़ते टाइम आप बोल रहे हो कि मैम हमने एनर्जी दी और बॉन्ड तोड़ दिया, तो जोड़ते टाइम तो एंथैल्पी बाहर निकली होगी ना वो, है ना। यही बात है, यस मैम। तो ये भी माइनस करोगे लैटिस एंथैल्पी। तो बेटा ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप एक होमवर्क लिखो, फिर हम सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। आप यहीं पे एक होमवर्क लिख लो। आपको ड्रॉ करना है बॉन हेबर साइकिल फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए आपको बॉन हेबर साइकिल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आप एक होमवर्क लिख लिए। और याद रखना, पहले मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होगा, ऑक्साइड
गैसियस स्टेट में होगा, सॉलिड को कन्वर्ट करोगे गैसियस में। बट ये याद रखना कितनी बार इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, कितनी बार ले रहे हो, क्योंकि अगर 2 बार इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो क्या होता है, 2 बार आयनाइजेशन एनर्जी, 1 बार दे रहे हो तो 1 बार आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो थोड़ा सा मतलब एक हिंट दे दिया मैंने आपको जो मेन था वहां पे, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको नोट कर लेना, ठीक है। और ये खैर यहाँ पे दोबारा बनी हुई तो मुझे नहीं लगता अब आपको जरूरत है। अच्छा, लैटिस एंथैल्पी को बेटा यू से डिनोट करते हो, नोट कर लेना, लैटिस एंथैल्पी को आप यू से डिनोट करते हो, ठीक है, कैपिटल यू से लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो बस बाकी ठीक है, बोलो भाई सेशन अच्छे से क्लियर हो गया सबको? बॉन्ड पैरामीटर्स नहीं पढ़ाने दे रहे हो तुम लोग, कह रही थी मैं 15 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास ले लेने दो, लेकिन नहीं, नो मैम में लगे हुए हो। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास तुम्हारी रखूंगी मैं, बहुत ज्यादा देर तक की शायद। बताओ यार, संडे को अगर होगा तो मैं यार फिर तुम टेक टीम के पीछे पड़ जाते हो, तुम लोग से चीजें डिस्कस करने में डर लगने लगता है, कोई भी चीज तुमसे डिस्कस करने में डर लगने लगता है, क्योंकि जैसे ही डिस्कस करते हैं, चैट्स पब्लिक कर दी मैंने, जैसे ही डिस्कस करते हैं तुम बोल देते हो हेलो मैम ने बोला था आज क्लास है, क्यों नहीं है आज क्लास। तो तुम यार ऐसा मत करो, तुमसे डिस्कस करूंगी नहीं अपनी बातें, खुद से सोच के आंसर दे दूंगी, खुद से सोच के जब रखनी होगी संडे को सुबह ही मैसेज करवा दूंगी, नहीं रखनी होगी तो नहीं करवाऊंगी। चलो ऑल राइट, आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया चैप्टर अनकॉर्डिट्रियम यार, तुम लोग को भी। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, ये था हमारा आज का सेशन, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे कल अगले सेशन में।